Hi, this is Priyanka Chopra and you're watching Channel Y. The biggest South Asian media group, Y Media. Y Media Group, established in 2001, is a media company with a 360-degree approach in reaching our audience over 5 platforms: television, radio, newspaper, online news portal, and mobile app. Y Media has newspaper, midweek, radio, South Asian pop. Hi, I'm Amitabh Bachchan, and you're listening to South Asian Pulse. Hi, this is Amir Khan, and you're listening to South Asian Pulse. All English 24/7 television network and Y Media Plus. You are watching Channel Y. Channel Y. Prime Minister, welcome. It's a pleasure to be here. It's a pleasure to be back. Y Media is the official media partner for TIFF 2022. It's so exciting to be here. Is an exclusive show all about the Toronto International Auto Show. So Cam's going to tell us more about the amazing vehicle behind us. Right now you can see the DeVal 16. Hi, I'm Ria Khan, and on behalf of Y Media, welcome to Channel Y. Y Media Group welcomes you to Channel Y once again. Channel Y के entertainment special में जहाँ पे SouthAsianDaily.com, the biggest South Asian media group, Y Media. Hello everyone, my name is Yudhir Jaswal. I am the group editor at Y Media. Y Media Group ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਤੌਰ group editor Y Media, ਮੈਂ ਯੁਧੀਰ ਜਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। We all know India, there is time for elections once again, and whenever there are elections in India, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ NRIs ਦਾ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कि इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ इलेक्शंस ਦੇ ਵਿੱਚ कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। सो इसके बारे में बातचीत करने के लिए कांग्रेस के बहुत ही सीनियर लीडर और नेशनल स्पोक्स पर्सन भी हैं, बहुत एक्टिवली कांग्रेस पार्टी में इन्वॉल्व हैं। हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं सुरेंद्र राजपूत जी, इनका हम स्वागत करते हैं। सुरेंद्र राजपूत सर, आपका वाई मीडिया ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी आयानो, आप सब लोगों को सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सत श्री अकाल, नमस्कार जी आयानू जी, तुसी ते बहुत वधिया पंजाबी बोली है, थैंक यू सो मच, आपने बड़ी अच्छी पंजाबी बोली है। जी आयानू, सत श्री अकाल और जय हिंद जी, बिल्कुल जय हिंद सबसे पहले, थैंक यू। बहुत बहुत मज़ा आपका, तो ये मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ आज तक किए हैं, पर आपका जो स्वागत करने का स्टाइल है वो बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच फॉर दैट, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आप इस समय वहाँ पर हैं जहाँ पर के कहते हैं ना ग्राउंड ज़ीरो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिज़ोरम, 5 स्टेट्स की इलेक्शन होने जा रही है। हम सर्वेस भी देख रहे हैं, बीजेपी का दावा है कि सर्वेस को छोड़िए हम क्लीन स्वीप करेंगे, कांग्रेस का दावा भी हम सुन रहे हैं। तो आप ग्राउंड ज़ीरो पर हैं, लोग क्या कह रहे हैं, मैं पहले आपसे जानना चाहता हूँ। सिंह साहब, मैं मध्य प्रदेश में हूँ, मध्य प्रदेश का इस वक्त प्रभारी हूँ मीडिया का। तो मैं यहाँ की सबसे ज़्यादा, इससे पहले मैं राजस्थान गया था कुछ दिन के लिए, कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के लिए। तो यहाँ हिंदुस्तान में 5 स्टेट में इलेक्शन हो रहा है। मध्य प्रदेश में 18 साल का कुशासन है भारतीय जनता पार्टी का। तो लोग अब बदलाव की, अब तक हवा चल रही थी, अब बदलाव की हवा, बदलाव की आंधी में तब्दील हो गई है। और हम लोग कहाँ पे टिकेंगे जाकर के हमें नहीं पता है। यहाँ 18 साल का कुशासन था भारतीय जनता पार्टी का, शिवराज सरकार का।
जिसमें हम लोगों को शर्म के विषय दिए यहाँ पर। जैसे यहाँ पर आदिवासी बाहुल्य सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा अबोध बालिकाओं के साथ दुराचार इधर ही हुआ है। उसके बाद पोषण के लिए जो हम लोग मिड डे मील देते थे, सबसे ज्यादा बेईमानी इधर ही हुई है। व्यापम का घोटाला इधर ही हुआ है। सड़क है या गड्ढे हैं, ये यहाँ पर आप तकसीम नहीं कर सकते। इसके बाद अगर आप देखेंगे 50% कमीशन खोरी का राज, ऐसा आरोप ठेकेदारों ने लगाया, वो इधर ही लगाया है। तो अब पब्लिक यहाँ पर बदलाव के मूड में है, और पब्लिक ने तो 2018 में ही बदलाव कर दिया था। लेकिन जिस जगह पे मैं बैठा हूँ ग्वालियर में, ग्वालियर का एक महल है सिंधिया महल, जहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया नाम का एक गद्दार बैठा हुआ है हमारे यहाँ पर। मेरे को ये कहने में थोड़ा हार्ड शब्द है, लेकिन कहना पड़ेगा कि जिस आदमी ने एक चुनी हुई सरकार को लूट तंत्र का अड्डा बना दिया, भारतीय जनता पार्टी के लुटेरों ने उसको लूटा और ये बिक गया, और ये और इसके साथी बिक गए, तो लोगों में यहाँ बड़ा क्रोध है। तो इसलिए इस बार मध्य प्रदेश में बहुत ही बड़े परिवर्तन की हवा चल रही है। यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से हमारा स्पष्ट नेतृत्व है। कमलनाथ जी हैं यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री पद के दावेदार। हमारी 11 गारंटियां हैं, 101 हम लोगों ने वचन दिए हैं, जिसमें माताओं को भी, बहनों को भी हमने 1500 रुपए देने की बात करी है। सिलेंडर हमने 500 रुपए में देने की बात की है। पत्रकारों के लिए भी हमने काम करने की बात की है। 2 लाख रोजगार देने की बात की है। ये मैं हिंदुस्तान के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, आपके यहाँ पर के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। वैसे तो 1500 रुपए आपके डॉलर्स में तो बहुत कम होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 1500 रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है घर की उस गृहिणी को जिसके पास पैसे नहीं होते हैं या वो मेल डोमिनेंस सोसाइटी में रहती है। तो हमने अपनी माताओं बहनों को ये गारंटी दी है। सारे हमारे वचन पत्र हैं, लाडली बहनों के लिए भी, लाडली बेटियों के लिए भी हैं, उनकी शादियों के लिए भी हैं, और ये सब वेलफेयर स्कीम के तहत में है। दूसरी बात, आप आ जाइए राजस्थान में। राजस्थान में पिछले 5 साल का जो अशोक गहलोत साहब का कांग्रेस का कार्यकाल है, वो अपने आप में अद्भुत है, और किसी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए या किसी भी विपक्ष के लिए मेरे ख्याल से वो मैच करना बड़ा मुश्किल है। तो वहां पर जिस तरीके से हमने चाहे महंगाई को कम करने के लिए 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात की हो, अद्भुत कानून व्यवस्था की बात की हो, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो, ये जो मेन स्ट्रीम का गोदी मीडिया दिखाता नहीं है, राजस्थान केंद्र सरकार के जो पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स में 25 पैरामीटर्स में नंबर 1 स्टेट है। चाहे वो हाई स्कूल खोलने की बात हो, चाहे बेसिक स्कूल खोलने की बात हो, चाहे डिग्री कॉलेजेस खोलने की बात, चाहे मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो, चाहे नर्सिंग कॉलेज खोल देने की बात हो, चाहे हाई राइज बिल्डिंग की बात हो, तो चाहे दुग्ध उत्पादन की बात हो, 25 पैरामीटर्स ऐसे हैं जो केंद्र सरकार ने तय किए हैं। वहां पर हम नंबर 1 आए हुए हैं। तो इस वजह से वहां अशोक गहलोत साहब की और कांग्रेस की सरकार रिपीट होने के 100% चांसेस हैं। तो हम लोग वहां पर भी एक बड़े मैंडेट की तरफ जा रहे हैं। 30 साल में ऐसा नहीं हुआ कि कभी दोबारा कोई 5 साल बाद सरकार आई हो, तो वो हम लोग करने जा रहे हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, भूपेश बघेल जी का स्पष्ट नेतृत्व है। हमने बीजेपी वहां पर अपने आप में फ्रैक्चर्ड हाउस है, तो वहां पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर हम एक थंपिंग मेजोरिटी लेने जा रहे हैं, ऐसा हमारा पूरा विश्वास। चौथा स्टेट तेलंगाना है। 15 साल का मिसरूल है बीआरएस का, जो पहले टीआरएस थी। केसीआर वहां का चीफ मिनिस्टर था, उसने एक एटीएम बना दिया अपने परिवार के लिए, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी और एएमआईएम जो है, मेरे ख्याल से वो बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। ये तीनों ऑफिशियली तो नहीं, लेकिन अनऑफिशियली साथ मिलकर के कांग्रेस के मुकाबले में है। तो वो कहते हैं ना कि मैं जख्मी होकर भी जालिम के लश्कर के मुकाबिल हूं, कि तुम मायूस मत होना, तुम्हारा यार जिंदा है। तो हम लोग तेलंगाना में भी एक बहुत बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, मिजोरम में हम चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव अच्छा लड़ रहे हैं, और किसी के साथ मिलकर के, वहां की जो लोकल पार्टीज के साथ मिलकर के हम सरकार बनाएंगे, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। मध्य प्रदेश के लिए मैं फिर से एक बार बता दूं, हमारे पास स्पष्ट नेतृत्व है, और भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व ही नहीं है। पहले वो कहते थे शिवराज, अब कहते हैं शिवराज नहीं जी, 5वीं लिस्ट में नाम दिया उसका। फिर वो कहते थे कि साहब हमारे इन्होंने 3-4 मिनिस्टर उतार दिए। यहाँ नरेंद्र तोमर, उसके बेटे के खिलाफ एक वीडियो ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो 150 करोड़ रुपए की 2 नंबर की रकम लेन देन की बात कथित रूप से कर रहा है। कितनी सत्यता है मैं नहीं जानता। और उसके बाद फिर कैलाश विजयवर्गीय को उतार दिया, कभी ज्योतिरादित्य को कह देते हैं। तो इनके पास भारतीय जनता पार्टी एक फ्रैक्चर्ड हाउस है,
और हम लोग यूनाइटेड रूप से कमलनाथ जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। जिस होटल में मैं हूँ, मेरे बगल वाले रूम में श्री दिग्विजय सिंह जी हैं इस वक्त, वो इस वक्त मीटिंग ले रहे हैं। हम लोग तो बैठे हुए हैं और पूरी तरीके से रणनीति चल रही है और हम लोग बहुत बड़ी विजय की ओर जा रहे हैं साहब। ठीक है, और अब थोड़ी सी बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है, रिवाइवल तो हम उसका देख रहे हैं स्टेट लेवल पर क्या कारण आप समझते हैं? हिमाचल प्रदेश में इलेक्शंस कांग्रेस पार्टी ने जीती, कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी ने जीती, तो लग रहा था कि चलो ठीक है कांग्रेस वहाँ पर जीत गई है, लेकिन रिवाइवल शुरू हुआ वहाँ से। अब ऐसा लग रहा है कि ये जो पोल सर्वेज आ रहे हैं, अभी तक जो सर्वे हमें नज़र आ रहे हैं, उसमें भी लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर ऊपर उठती नज़र आ रही है। अगर आपको 3 मेन कारण बताने हो कि ये 3 मुख्य मुद्दे हैं जिसके कारण के कांग्रेस दोबारा से रिवाइव कर रही है, बीजेपी को लोग पीछे धकेल रहे हैं, क्या 3 कारण हम देख सकते हैं? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਹੂ ਸਿਵਾ ਬਰ ਮੋਹੇ ਹੈ, शुभ कर्मन ते कबहु न टरें, न डरे हरिसो जब लाए लड़े, निश्चय कर अपनी जीत करे। तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी, हमने जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की, मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूँ, पूरा परसेप्शन भारत जोड़ो यात्रा ने चेंज किया और भारत में, हिंदुस्तान में सिंह साहब यात्राओं ने एक बड़ा रोल अदा किया है। जितनी बड़ी श्री राहुल गांधी जी ने यात्रा करी है ना, इससे पहले ऐसी यात्रा सिर्फ आदि गुरु शंकराचार्य ने करी थी। इसके अलावा और कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिलता जो ऑफिशियली किसी ने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक की यात्रा की। इस यात्रा ने पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी का परसेप्शन, राहुल गांधी जी की मेहनत जनता के सामने ला दी, कांग्रेस पार्टी की मेहनत जनता के सामने ला दी। और सबसे बड़ी चीज थी कि कांग्रेस जब जनता में इस तरीके से गई रेगुलर बेसिस पे, हमारी पूरी पार्टी संगठन के रूप में, तो लोगों के से हमको भी पता चला और हमारे जरिए लोगों को भी पता चला कि किस किस तरीके के मुगालते में हम सब लोग जी रहे हैं। महंगाई मुद्दा थी, भ्रष्टाचार मुद्दा था, युवाओं के लिए रोजगार मुद्दा था, अग्निवीर की योजना मुद्दा थी, चीन की जो बॉर्डर पर क्रॉस बॉर्डर वो हो रहा है, वो लोग इन्फ्लिट्रेशन कर रहे हैं और सलामी स्लाइस के जरिए हमारी जमीन पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुद्दा था। मुद्दे जो नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति है वो मुद्दा था, नरेंद्र मोदी जी की जो घर की नीति है वो मुद्दा था, हिंदू मुसलमान मुद्दा मीडिया में था, जनता के बीच में नहीं था। जनता के लोग तो महंगाई से, बेरोजगारी से, अपने घटते प्रोडक्शन से, अपनी घटती आय से परेशान थे। तो ये सारी चीजें जब एक दूसरे के साथ हम लोग मिले ना, तो जिसको कहते हैं कि एकदम मिंगलिंग हुई और हमारा रिवाइवल हो पहले से रहा था, लेकिन वो विजिबल हो गया, दिखने लग गया वो रिवाइवल। और उसके बाद जब इलेक्शन हुए तो आप देखो, आप तो बड़ी बारीक नजर रखते हो वहां से बैठ करके, आपने देखा कि 10 दिन कर्नाटका में प्राइम मिनिस्टर थे और आपको सुनकर के यकीन होगा कि साहब 100 ट्रक रोज दिल्ली से फूलों के जा रहे थे, क्योंकि कर्नाटक में फूल खत्म हो गए थे। मणिपुर जल रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री जी इलेक्शन लड़ रहे थे, मणिपुर नहीं जा रहे थे। उसके बाद भी क्या हुआ आपके सामने, हिमाचल में क्या हुआ आपके सामने। तो इन सारी चीजों ने, हिमाचल की जीत ने, कर्नाटक की जीत ने और भारत जोड़ो यात्रा ने हमारे मन में भी उत्साह भरा, जनता के मन में विश्वास आया। फिर हमारा इंडिया का गठबंधन बना, इंडिया के गठबंधन से राष्ट्रीय स्तर पर हम एक शेप देने में कामयाब हुए, एंटी बीजेपी फोर्सेस को, एंटी कम्युनल फोर्सेस को। और प्रदेशों में यहाँ पर जहां जहां हम लोग मजबूत थे, वहां वहां लोगों को विश्वास हम दिलाने में कामयाब हुए। और जहां हमारी सरकारें थी वहां हम ये विश्वास दिलाने में कामयाब हुए कि सरकार हमारी अच्छी चल रही है। और ये सारी चीजें इस तरीके से हुई और कांग्रेस का रिवाइवल आज आपके सामने दिखाई दे रहा है। अच्छा, आपने क्योंकि अब नेशनल लेवल की बात की है सर, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, नेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो ग्रोथ कहाँ है कांग्रेस पार्टी का? अगर मैं एनालिसिस करूँ, आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जैसे आपने कहा राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, ठीक है, स्टेट लेवल पर तो असर नज़र आ रहा है, 2 स्टेट्स आपने जीत ली हैं और पोल सर्वे में आगे चल रहे हैं, पर नेशनल लेवल में आप मुझे स्टेट्स बताइए कि कहाँ पर आपको ग्रोथ नज़र आ रही है। आज जो हम पोल सर्विस नेशनल लेवल के देख रहे हैं, यूपी में तो कहीं 4 या 5 सीटें भी मुझे आज की डेट में, आप इससे डिफर कर सकते हैं, कहीं नज़र नहीं आ रही। बंगाल में मुझे कहीं 4-5 सीटें नज़र नहीं आ रही। पिछली बार भी बीजेपी और
तृणमूल कांग्रेस बहुत स्ट्रांग रही बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में क्लीन स्वीप था पिछली बार उनका। राजस्थान में आपकी सरकार अभी तो है, अब कल की बात अलग है, लेकिन राजस्थान में ग्रोथ कहाँ है? मुझे अगर आप ये बताना चाहें कि जो 50 के आसपास का आंकड़ा है कांग्रेस का आज, अगर कांग्रेस को 150 या 200 सीट्स भी जीतनी है, मेरा आपसे अहम सवाल ये है कि कांग्रेस कहां पर और सीट्स जीतेगी, वो स्टेट्स बताइए, और कितनी सीटें जीतेगी लोकसभा इलेक्शन में? जो आपका सवाल है ना, इसी में जवाब छुपा हुआ है। बीजेपी ऑप्टिमम है भारतीय जनता पार्टी यूपी में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में, महाराष्ट्र में, इन जगहों पे ऑप्टिमम अपना शेयर लिए हुए, गुजरात में और कर्नाटक में और वेस्ट बंगाल में। और इन सारी जगहों पे यूपी में छोड़ दीजिए, यूपी में इनकी सेकंड लाइन लीडरशिप योगी आदित्यनाथ एक स्ट्रांग है, हमें मानने में वो नहीं है, लेकिन इसके अलावा आप सब जगह पे देखेंगे, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, इनके पास सेकंड लाइन की लीडरशिप खत्म हो चुकी है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी आए थे तो सुबह के 9 बजे के सूरज थे सिंह साहब, फिर 2019 आया तो दिन में 2 बजे के सूरज हो गए वो, और अब 2024 जैसे ही आएगा तो शाम को 6 बजे के सूरज हैं। तो उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज में जो एनर्जी में फर्क होता है वो मोदी जी में फर्क दिखाई दे रहा है। 2023 में 5 बजे के सूरज हैं वो, इसी वजह से लोग उनको अब सुन नहीं रहे हैं। तो आप इस चीज को देखेंगे कि मध्य प्रदेश में इनके पास लीडरशिप नहीं, हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, और यहां पर इस चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी बड़े टुकड़ों में विभक्त होने वाली है। तेलंगाना में ये पहले कुछ नहीं थे, आज पर एक आध उस पर थे, आज और ज्यादा नीचे जा रहे हैं। महाराष्ट्र में जिस तरीके से इन्होंने रुपए से लेकर से लूट तंत्र बनाया, वहां पर सिर्फ महाराष्ट्र की बिजनेस कम्युनिटी को डोमिनेट करने के लिए, गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र की बिजनेस की लड़ाई के बीच में, और जिस तरीके से इन्होंने सरकार बनाई, जिस दिन से इन्होंने सरकार बनाई आपको मालूम है, एक इलेक्शन नहीं जीते, चाहे वो लोकल बॉडी का हो, चाहे वो बाय इलेक्शन असेंबली का हो, चाहे एपीएमसी का इलेक्शन हो, और इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है मुंबई के नगर महापालिका का, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन कराने की। तो वहां ये लोग, कर्नाटका में बहुत बुरी तरीके से लीडरलेस सोसाइटी है इनकी, वहां पर कर्नाटका में हार रहे हैं, मध्य प्रदेश में ये लोग हार रहे हैं, राजस्थान में ये लोग हार रहे हैं। आपने बंगाल की बात करी, बंगाल में मैं मानता हूं थोड़े कमजोर हैं, लेकिन हमारा जो एलाइज इंडिया का गठबंधन है ममता बनर्जी का, वो मजबूत है पिछली बार से, और इस बार में भारतीय जनता पार्टी वहां फ्रैक्चर्ड हाउस है। बिहार में हम, नीतीश जी और लालू जी मिलकर के इनको 100% रूट आउट कर रहे हैं। तो जहां से ये लगभग 200 सीटें लाए थे ना, बिहार से ये लोग 40 में से 39 सीटें लाए थे, 65 सीटें, 66 सीटें लाए हैं ये लोग, यहाँ पर 64 थी, फिर 2 बढ़ा ली इन्होंने उत्तर प्रदेश में, 29 में से 28 सीटें मध्य प्रदेश में लाए थे, 13 में से 9 लाए थे जो है छत्तीसगढ़ से, और क्या नाम, जी, और राजस्थान से पूरी की पूरी सीटें लेकर के आए थे। तो ये महाराष्ट्र में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में कम होंगे, तो क्योंकि हमारा एलाइज गठबंधन एक मजबूती से आगे बढ़ेगा। तो ये सारी की सारी चीजें, जहां जहां हम प्रिंसिपल अपोजिशन है वहां हमें फायदा मिल रहा है, क्योंकि 100% सीटें इनके पास हैं, और जहां पर हमारे एलाइज पार्टनर प्रिंसिपल अपोजिशन है, वहां पे हमारे एलाइज पार्टनर को होगा। तो मुझे ऐसा लगता है एक बड़ा लीप जंप इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ में लेगा और भारतीय जनता पार्टी को 200 के अंदर समेटेगा। अगर हम गणित देखें, 1 मिनट के लिए डिस्कशन करते हैं, अगर हम गणित देखें तो हम ये देख रहे हैं कि चलिए आप बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार से बीजेपी अगर 10-15 सीट्स कम भी हो जाती है वहाँ से, बिहार से, क्योंकि 40 तो टोटल सीट्स हैं, तो 10-15 इनका हम कम भी कर लेते हैं, चलो 10 सीट्स देते हैं, 30 सीट्स इंडिया अलायंस का, 10 इनका रह गया। उत्तर प्रदेश में हम मान के चलते हैं कि 25-30 सीट भी अगर आप कम कर लें, वैसे पोल सर्वेज इंडिकेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मायावती जी सिमट चुकी हैं, कांग्रेस ज़्यादा उठती नज़र नहीं आ रही है, तो ये मायावती जी और आपका दोनों का, कांग्रेस का मिला भी लिया जाए तो 4-5 सीट या 10 सीट से नीचे ही रहेंगी। अखिलेश यादव जी वैसे बयान दे रहे हैं, चलो मुझे अंदाज़ा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी जाएंगे इस इलेक्शन के बाद, मुलाकात करेंगे, जो 5 सीटों पर इशू है सेट करेंगे, चलो। लेकिन अगर 20-25 सीटें, मैं बहुत दे रहा हूँ कि 20-25 सीटें वहाँ से कम हो गई, 15-20 बिहार से कम हो गई, ज़्यादा रूम तो वहाँ भी नहीं है
बंगाल में अगर बात करें 10 सीटें वहाँ से कम हो गई। इसके अलावा आप राजस्थान की बात करें, राजस्थान की 26 नहीं क्लीन स्वीप करेंगे, 5-6 वहाँ से कम हो गई। गुजरात की 26 सीटें हैं, गुजरात में मुझे नहीं लगता अभी स्टेट इलेक्शंस होकर हटे हैं, बहुत ज़्यादा सीट्स वहाँ से लूज़ करने की गुंजाइश मुझे इस समय नज़र नहीं आ रही। पंजाब में इनकी सीट ज़्यादा है ही नहीं है, हिमाचल से थोड़ी लूज़ कर लेंगे, दिल्ली की 7 सीटें हैं, चलो 1-2 वहाँ से लूज़। ये सारा आंकड़ा भी अगर मैं मिला लूँ, जितनी भी आपने बात की है, तमिलनाडु में इनके पास है ही कुछ नहीं है, केरला में खोने को कुछ नहीं है इनके पास, वहाँ पे महाराष्ट्र में अलायंस है तो वहाँ पर भी चलो मान लिया 15-20। तो ये सारा आंकड़ा जब हम जोड़ते हैं, ये गणित बिठाते हैं, तो मुझे 70 से ज़्यादा 70-80 से ज़्यादा सीट्स बीजेपी लूज़ करती नज़र नहीं आ रही। तो जो 300 का आंकड़ा पार वो कर गई थी अकेले, बीजेपी खुद ही कर गई थी, तो बीजेपी भी अगर फिर वही 230-240 पर आती है तो 20-25 सीट्स वो कहीं से ले लेंगे। हो सकता है कल को अकाली दल फिर दोबारा मिल जाए। बादल साहब के फ्यूनरल पर सबसे आगे मोदी साहब ही थे, बादल साहब की वहाँ तारीफ़ें कर रहे थे, और कल को 10-15-20 सीट वो ले जाएगी। मुझे वो आंकड़ा नज़र नहीं आ रहा। 50-60 सीट से ज़्यादा बीजेपी फिलहाल कहीं लूज, ये मैं मैक्सिमम लगा के चल रहा हूँ। आपने वर्ड बड़ा अच्छा यूज़ किया, हम इंजीनियरिंग में यूज़ करते थे ऑप्टिमम। वो ऑप्टिमम लेवल पर भी ले जाऊँ तो 50-60 से ज़्यादा सीट्स मुझे बीजेपी लूज़ करती नज़र नहीं आ रही। प्लीज़ गो हेड सर। आपने थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना कि अगर आप हल्का सा डीप एनालिसिस करेंगे सिंह साहब, और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग वहां बैठ करके इतना अच्छा एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले ये बड़ी हार रहे हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में ये लगभग 20 सीटें लूज कर रहे हैं। मैं आपको आप सीटें जोड़िए, कर्नाटक में ये 20 सीटें लूज कर रहे हैं, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में कम से कम अगर ये सीटें लूज करेंगे तो मध्य प्रदेश में 16 सीट लूज करेंगे, ठीक है। आप राजस्थान में कम से कम सीट लूज करेंगे, 15 सीट लूज करेंगे ये लोग। बिहार में कम से कम सीट लूज करेंगे, 25 सीट लूज करेंगे ये लोग। आप उत्तर प्रदेश में कम से कम मैं आपको बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, अगर ये सीटें लूज करेंगे, अगर मैं बहुत ऑप्टिमम लेवल पे इनको ले लूं कि साहब बहुत अच्छा चुनाव लड़ जाएंगे, तो भी ये 25 सीट लूज करेंगे मिनिमम आपको बताऊं। तो अगर आप कर्नाटक की 20 सीटें ले लीजिए, मध्य प्रदेश की 16 सीटें ले लीजिए, आप 25 सीटें बिहार की ले लीजिए, 15 सीटें आप राजस्थान की ले लीजिए, ठीक है ना। और ये जितनी भी अगर आप करेंगे तो 25 दिया 75 और 40, 105-110 सीटें। और इसके बाद फिर आप जो दिल्ली की 7 सीटें हैं, राजस्थान की 10 सीटें हैं, 10 में से इस बार राजस्थान कह रहा हूं, हरियाणा की 10 सीटें, हरियाणा की 10 सीटों में से ये लोग 3 सीटों से ज्यादा नहीं जीत सकते साहब, 7 लूज कर रहे हैं। दिल्ली में आप आधी कर लो, आप 3 और 4 कर लो। तो मेरा जो अपना अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी इटसेल्फ इस बार कम से कम 120 से 130 सीट लूज करेगी, अगर आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आप सीटों का। हाँ, ये लोग कम लूज करेंगे, मतलब एक असम का क्या है कि असम में इनको सेकंड लाइन लीडरशिप हमारा ही तैयार किया हुआ हेमंत विश्व शर्मा मिल गया है इनको, तो वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आगे पीछे करे, हालांकि उसके खिलाफ भी रेजिमेंट बहुत है। और मैं आपको बताऊं कि वेस्ट बंगाल में अगर आपको आश्चर्य होगा कि अगर ये 2-3 सीटों से ज्यादा बढ़ जाए तो 12-13 लूज करने, लेकिन मैं आपकी 10 भी मान लेता हूं, तो उसके बाद भी ये सारी की सारी 120 से 130 सीटें आती हैं वो जो लूज करते हैं। आप कर्नाटक की आप 25 मानिए, आप मध्य प्रदेश की 15 मानिए, 15 ही आप राजस्थान की मानिए, तो 30 और 25 55 हो गई। उसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार से 25-25 मानिए, तो आपके पास 105 सीटें हो गई। इसके बाद आप 5 सीटें से 7 सीटें आप हरियाणा की मानिए, 112 हो गई, ठीक है ना। दिल्ली से आप 3 सीटें लूज मानिए, 115 हो गई। इस तरीके से जब आप धीरे धीरे आप इसको देखेंगे, झारखंड में भी लूज, हाँ छत्तीसगढ़ में इस बार छत्तीसगढ़ में 1 सीट नहीं जीतते ये लोग। तो ये सारी सीटों को जब आप, अच्छा और सॉरी एक महाराष्ट्र हमने एक बहुत बड़ा फैक्टर छोड़ दिया है, महाराष्ट्र में कम से कम ये लोग 18 से 20 सीट लूज कर रहे हैं सारे मिलने के बाद, अजीत पवार और ये सब। तो 125 सीटों के आसपास हमारा आंकड़ा है कि ये लोग लूज करेंगे। आई थिंक आपने अपना एनालिसिस दिया, चलिए देखते हैं क्या होता है, पर फर्क आपने ज़्यादा डाल दिया। मैं 2-3 स्टेट्स कह के फिर अगले सवाल पर, क्योंकि सवाल काफ़ी हैं, क्योंकि देखिए जैसे आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र से ये कम से कम आपने 18-20 बोल दी, महाराष्ट्र से पिछली बार 23 सीटें थी इनकी। तो अगर पिछली बार 23 सीट्स थी महाराष्ट्र से और इस बार इन्होंने रिसेंट जो अलायंस है वो बढ़िया प्रदर्शन कर रहा है, तो इस बार
अजीत पवार फैक्शन भी इनके साथ आ चुकी है, शिंदे ग्रुप भी इनके साथ है। तो 23 सीटों से अगर आपकी बात मानूं कि 18-20 सीट्स हारे हैं, तो इसका मतलब तो ये मान के चलना होगा कि 23 में से सिर्फ 3 सीट रह जाएंगी इनकी, जो मुझे नहीं लगता, पर आप कह रहे हैं तो ठीक है। आपने राजस्थान की बात की। नहीं, हाँ जी प्लीज। नहीं, या मैं छोटा सा, महाराष्ट्र में मैं इनसे जो 18-20 सीट लूज करने की बात कर रहा हूँ, तो जो शिवसेना फैक्शन के पास इनकी 13 सीटें हैं ना, 23 और 13 36 सीटें। अच्छा, आप दोनों मिला के बात कर रहे हैं? 36 सीट। जी, मैं आज की डेट में इन लोगों की जो महाराष्ट्र में ये चूंकि सिंधे के साथ में है ना, बिहार में तो किसी के साथ में नहीं रह गए ये लोग। जी। बिहार में किसी के साथ नहीं है, सिर्फ पासवान के साथ में, उसके पास 5 सीटें हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि यहाँ पर महाराष्ट्र में उनको एक बड़ा डेंट मिल रहा है, शिंदे को 1 सीट नहीं मिल रही है यहाँ पर। हमारा जो महाविकास अघाड़ी है, वो में से आप भरोसा रखिए मेरी बात का, 35 से ऊपर सीट जीतने जा रहा है, 35 प्लस। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, आप अगर एक एक स्टेट करके आप बात करें तो आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप अलायंस के तौर, ठीक है जी, क्योंकि हम बात सिर्फ बीजेपी की पहले कर रहे थे, मैं समझ गया जी आपकी बात, थैंक यू फॉर गिविंग दिस क्लैरिटी। तो आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो 48 सीट्स टोटल हैं, सो 48 में से जो अलायंस इंक्लूडिंग शिवसेना आप कह रहे हैं, तो वो अब जो सीट्स हैं वो आप उनको कह रहे हैं कि 18 से 20 सीट्स लूज करेंगे। ठीक है, वैसे मुझे लगता नहीं है कि इतना लूज करेंगे, बट आप कह रहे हैं। अच्छा, इसी तरह मैं राजस्थान की बात कर रहा था, आप राजस्थान में कह रहे हैं कि वो तकरीबन 15 सीट्स अगर लूज कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में देखिए 25 सीट्स हैं, तो उसमें से आप कहते हैं, तो आपके कह के मुताबिक कि हार्डली 8-10 सीट्स ही उनके पास रह जाएंगी। मुझे लगता है कि एज मच एज, क्योंकि लगातार हम 2 बार ट्रेंड देख रहे हैं ना, 2014 का फिर 2019 का, राजस्थान में लगभग क्लीन स्वीप ही लग रहा है, 1 आध सीट को छोड़ दें, गुजरात में लगभग क्लीन स्वीप ही लग रहा है। तो इस लिहाज से हम कह रहे हैं कि ऐसा मुश्किल लग रहा है। बाकी ठीक है, यूपी में दे स्टैंड टू लूज, बंगाल में दे कुड लूज, आपका बिहार की बात मैं मानता हूँ, वहाँ भी लूज करेंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस स्ट्रांग है, लेकिन उसका असर हमने पिछली दो बार हमने देखा। 2018 दिसंबर में छत्तीसगढ़ में आपका प्रदर्शन लाजवाब रहा 2018 दिसंबर में, पर जब आप उसको देखते हैं कि उसके बाद सीट्स में ट्रांसलेट नहीं हुआ। इसी तरह लगातार हम दिल्ली में भी देख रहे हैं, बैक टू बैक आम आदमी पार्टी जीत रही है, लेकिन 2 बार लगातार क्लीन स्वीप किया है दिल्ली में भी, 7 सीटें फिर 7 सीटें, एक भी सीट इवन मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी की शान के खिलाफ बात नहीं हम करते कभी, लेकिन 1-2 सीट्स हम कह रहे थे कि इस बार बहुत वीक कैंडिडेट हैं 2019 में कि यहाँ बीजेपी हार जाएगी। वो वीक कैंडिडेट भी जीत गए 2019 में, हालांकि क्लीन स्वीप लगातार शानदार प्रदर्शन रहा है आम आदमी पार्टी का असेंबली इलेक्शंस में। तो इन हालात में ये बात हम ज़रूर करना चाहेंगे। तो हम एक बार फिर से सारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हमारी बातचीत इस समय चल रही है, कांग्रेस पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर हैं और नेशनल मीडिया पैनल में शामिल है, उनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है सुरेंद्र राजपूत जी से हमारी बातचीत इसमें चल रही है। अगले मुद्दे पर फटाफट आते हैं। आपने कहा कि वो फॉरेन पॉलिसी, आपने थोड़ी देर पहले जब मैंने 3 पॉइंट्स कहा, आपने कहा फॉरेन पॉलिसी वीक है। फॉरेन पॉलिसी पे बात कर लेते हैं कि बीजेपी का तो ये दावा है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी बड़ी स्ट्रांग है। वो कहते हैं कि हमने रशिया से भी हाथ मिलाया हुआ है और साथ रशिया से तेल भी ले रहे हैं, रशिया से S-400 भी खरीद रहे हैं, और वहाँ दूसरी तरफ अमेरिका टर्की को तो सैंक्शन कर देता है S-400 पर अमेरिका इंडिया को सैंक्शन नहीं करता। आज आज की ताज़ा खबर है, आज मैं देख रहा था कि वहाँ व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन ने आज बयान दिया है कि इंडिया का इजराइल पर हमसे विचार अलग हो सकता है, बट दोस्तों में ऐसा होता है। इंडिया इज़ अ वेरी क्लोज अलाय। आप जानते हैं कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इस समय इंडिया विजिट कर रहे हैं, यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस इस समय इंडिया विजिट कर रहे हैं, 2+2 वहाँ मीटिंग चल रही है। तो यहाँ रशिया से भी हाथ मिला के रखा हुआ है, यहाँ अमेरिका से भी हाथ मिलाया हुआ है। अगर हम मिडल ईस्ट की बात करें तो इजराइल धन्यवाद कर रहा है भारत का कि आपके साथ बड़ा अच्छा हमारा सिलसिला चल रहा है। महमूद अब्बास साहब से भी मोदी साहब ने फ़ोन के ऊपर जो बात कर ली है। दावा है उनका, आप काउंटर करिए इसको, दावा है कि पाकिस्तान को भी हमने आइसोलेट कर दिया, ऐसा इंडिया दावा करता है कि पाकिस्तान को हमने सार्क में आइसोलेट कर दिया। बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका हमारे हक में जो है वो बयान दे रहे हैं, और तकरीबन 6 ऐसी कंट्रीज़ हैं मिडल ईस्ट में जिन्होंने कि हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मोदी साहब को दे दिया है। वो तो ये दावा कर रहे हैं कि इंग्लैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक सब जगह हमारे साथ लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं। तो ये सारी हमारी उपलब्धियां हैं, ऐसा बीजेपी की फॉरेन पॉलिसी का दावा है। सर
दो बातें, एक तो मैं आपको पहले राजस्थान और वहां का क्लियर कर दूं छोटी सी एक लाइन में। प्लीज। मैंने आपसे इजाजत लेके बात कही थी कि मोदी 2014 में 9 बजे का चढ़ता हुआ सूरज था सुबह का, और आज मिस्टर मोदी 2023 में शाम 5 बजे के सूरज हैं, और 2024 में ये शाम 6 बजे के डूबते हुए सूरज हो जाएंगे। तो जो 2014 का इलेक्शन और 2019 के इलेक्शन की आंखों से 2024 का इलेक्शन मत देखिए, बिल्कुल अलग इलेक्शन होने जा रहा है। तो इसको लेकर के आप बिल्कुल मत भरमाइए। इस बार इनके यहाँ पर राजस्थान मध्य प्रदेश में कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं इनको चुनाव लड़ने के लिए। गजेंद्र शेखावत हार रहा है, राज्यवर्धन राठौर हार रहा है, क्या नाम बालकनाथ योगी हार रहा है, जिसका नाम ले लीजिए वो सारे लोग हारे हैं राजस्थान में भी। और यहाँ पर तो नरेंद्र सिंह तोमर जब विधानसभा सभा हार जाएंगे तो लोकसभा क्या जीतेंगे। खैर, मतलब ये 2024 को मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने एक इंडिपेंडेंट आंखों से देखेंगे तो आपको इलेक्शन साफ दिखाई दे जाएगा। अब आप आ जाइए फॉरेन पॉलिसीज की। साहब, आप तो कनाडा में बैठे हो, आप ही बता दो, मैं तो नहीं बताता। आप बता दो, क्या फॉरेन अफेयर्स के रिलेशनशिप कोई परमानेंट दोस्ती होती है कूटनीति में, डिप्लोमेसी में, या परमानेंट दुश्मनी होती है, या फिर परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं? आज की डेट में भारत एक बड़ा बाजार, हिंदुस्तान एक बड़ा बाजार है, इसलिए सारे के सारे लोग अपने अपनी तरीके से बात कर रहे हैं, चाहे वो डिफेंस सेक्टर का बाजार हो, चाहे 140 करोड़ का कंज्यूमर मार्केट हो। तो उसको लेकर के आप कुछ भी बात कर लें, हाईएस्ट ऑनर दे दें, ये कर दें, भारत ने 70 साल में जो प्रगति की, भारत के सारे प्रधानमंत्रियों ने जो प्रगति की, उसकी वजह से भारत उस पोजीशन पे बैठा है कि हमारे प्रधानमंत्री के पद पर कोई भी शख्स बैठा हो इतने ही सिविलियन ऑर्डर का वो पाएगा। हम फॉरेन पॉलिसी नापते कहाँ से हैं? फॉरेन पॉलिसी हम नापते हैं कि फॉरेन में हमारी बात कितनी चल रही है, फॉरेन से हमारा वन वे नहीं बोथ वे ट्रेड कितना हो रहा है। आप अगर ध्यान से देखेंगे, रशिया से उठा लीजिए, अमेरिका से उठा लीजिए, इजराइल से उठा लीजिए, तीनों जगह पर हम जो है इंपोर्टिंग साइड पर हैं, हम ले रहे हैं। हम दे क्या रहे हैं, जरा हमें कोई बता देगा? तो भाई उनके पास सामान है और हम खरीद रहे हैं, वो तो कहेंगे कि आप बहुत अच्छे आदमी। लेकिन क्या किसी आदमी ने भी हमारी कहीं पर चीन के मामले में कोई बात करने की या मदद करने की या कोई ऐसी कोई डिप्लोमेटिक बात कही कि बात जो है कि भाई ये सारी सुलझा लें? नहीं। आप कनाडा से हमारे कितने कोल्ड शोल्डर रिलेशन हो गए हैं। कनाडा से रिलेशन हमारे कोल्ड शोल्डर होते ही कनाडा के साथ जो 5 कंट्री हैं हमारे, उन्होंने एक तरीके का बयान हमारे मुखालिफ दिया है, आपके सामने है। हमारी फॉरेन पॉलिसी की ताकत है नेहरू जी की नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी की, अभी किसी की हिम्मत नहीं पड़ पा रही है। हमने यूएन में हम इजराइल के भी पक्ष में नहीं खड़े हुए, हम लोग फिलिस्तीन के भी पक्ष में नहीं खड़े हुए, आपके सामने है। हम इजराइल ने भी हमें कहा कि हमें निराशा हुई है और फिलिस्तीन ने भी हमसे कहा कि हमें निराशा हुई है। आप मुझे एक बात बता दीजिए, इसके बाद आप आ जाइए अमेरिका से। अमेरिका अगर अपने डिफेंस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए हमको वो कर रहा है और चीन के सामने हम खड़े हो रहे हैं और वो डिफेंस सेक्टर को अपने बूस्ट कर रहा है, इसमें हमारा लाभ है या उनका लाभ है? चीन के लिए भी आप हमें देख लीजिए कि लद्दाख में हमको काट रहा है। अभी आज आपको मालूम है 40-50 साल बाद भूटान का नरेश जो है पहले चाइना गया, उसके बाद हिंदुस्तान आया। डोकलाम की पॉलिसी मैं क्या कह दूं, मैं ज्यादा डिफेंस सेक्टर पे बोलना नहीं चाहता, लेकिन आज की डेट में वो जो हमारा परमानेंट दोस्त था भूटान, जो हमारे बगैर चलता नहीं था डिफेंस सेक्टर या किसी भी सेक्टर में, आज वो डिफेंस की बात करने चीन चला गया। हमारी पड़ोस में पाकिस्तान है, हमारी पड़ोस में बांग्लादेश है, हमारी पड़ोस में भूटान है, हमारी पड़ोस में नेपाल है और हमारी पड़ोस में श्रीलंका है। इन सारे देशों से हमने एक एक करके अपने आप को दूर कर लिया है। हम नेपाल हमारा दोस्त नहीं रह गया, श्रीलंका हमारा दोस्त नहीं रह गया, मालदीव हमारा दोस्त नहीं रह गया है, बांग्लादेश हमारा दोस्त नहीं है, भूटान आज की डेट में दूसरे के उसमें जा रहा है, बर्मा में क्या हो रहा है वो आपके सामने। तो ये फॉरेन पॉलिसी आप अगर इमीडिएट अपने पड़ोसियों के साथ अपने संबंध ठीक नहीं रख सकते, तो मंगल ग्रह से संबंध ठीक रख करके फायदा क्या है आपका? तो ये चीज अगर आप देखेंगे, चीन हमारा आज की डेट में सबसे बड़ी थ्रेट है, पाकिस्तान हमारे लिए सबसे बड़ी थ्रेट है। आप बताइए ना,
हमने पिछले 2014 से लेकर 2023 तक संबंध किससे सुधारे? कौन सा पड़ोसी हमारा डिपेंडेबल पड़ोसी रह गया है? अगर आपका जवाब इनमें से किसी के लिए भी कुछ हो तो मैं मान लूंगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है। देखिए, आपने 3-4 पॉइंट्स हाईलाइट किए। पहले तो आपने ट्रेड डेफिसिट की बात की, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। आपने कुछ कंट्रीज के नाम लिए, बल्कि मैं ऐड कर देता हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बल्कि हमारा सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट इस समय चाइना के साथ चल रहा है। वन ऑफ आवर लार्जेस्ट ट्रेडिंग, चाइना के साथ भी हमारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। आपने सही कहा, रशिया के साथ भी है, सऊदी अरेबिया के साथ भी हमारा है। लेकिन हमारा अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस है। सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर आज, किसी समय यूएई हुआ करता था, चाइना था ट्रेडिंग पार्टनर हमारा सबसे बड़ा, आज हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका है। तो उसके साथ हमारा ट्रेड सरप्लस चल रहा है और ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट में है। लेकिन अगर मैं रिपोर्ट देखूं तो पिछले साल के मुकाबले अप्रैल से लेकर सितंबर तक इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट था वो पिछले साल अगर आप देखें $75 बिलियन था अप्रैल टू सितंबर, क्योंकि अभी अगले आंकड़े तो अभी आने बाकी हैं। ये 2022 का था $75 बिलियन। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो अराउंड $40 बिलियन है। सो $75 बिलियन से ट्रेड डेफिसिट ओवरऑल इंडिया का कम होके $40 बिलियन आ गया है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। सेकंड, आपने कनाडा की बात की। देखिए, कनाडा के हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं, जब वो यहाँ पार्लियामेंट में उन्होंने बयान दिया तो प्रधानमंत्री साहब ने नाम लिए 3। हमारे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो साहब ने नाम लिए, जो बाइडेन साहब का नाम लिया। आप देख रहे हैं अमेरिका के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग है। हालांकि उन्होंने कहा कि इंडिया को कोऑपरेट करना चाहिए, इससे ज़्यादा तो किसी ने नहीं कहा। जैक सुलिवन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने नहीं कहा, जॉन किर्बी का कोई बयान नहीं आया, जो बाइडेन का कोई बहुत बड़ा बयान नहीं आया, एंथनी ब्लिंकन या थोड़े बहुत बयान जरूर आए हैं अमेरिका की तरफ से कि इंडिया को कनाडा से कोऑपरेट करना चाहिए। इससे ज़्यादा तो और कुछ भी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि हम फॉरेन पॉलिसी और ट्रेड को दोनों बात कर रहे हैं, अभी कल की ही खबर है, अमेरिका ने इन्वेस्ट किया है अदानी ग्रुप के साथ पोर्ट में, श्रीलंका के पोर्ट में $500 मिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो ना सिर्फ वो व्यापार बढ़ा रहे हैं, 2+2 समिट जो हो रहा है आपने देखा ही है, 2+2 समिट है, तो अमेरिका इज वेरी क्लोज विद इंडिया। कनाडा के मुद्दे पर दूसरा नाम जो लिया हमारे कनाडा के प्रधानमंत्री ने, उन्होंने नाम लिया कि उन्होंने इमैनुअल मैक्रोन के साथ बात की, फ्रांस के राष्ट्रपति के। फ्रांस के राष्ट्रपति का एक बयान भी नहीं आया, इतना भी नहीं आया कि हम कंडेम करते हैं या हम कुछ करते हैं। आप जानते हैं कि ट्रेड टाइज फ्रांस के साथ स्ट्रांग है, डिफेंस डील्स फ्रांस के साथ स्ट्रांग है, तो फ्रांस ने तो बयान तक भी नहीं दिया। उसके बाद इंग्लैंड की बात कर लीजिए। तीसरा नाम हमारे प्रधानमंत्री ने इंग्लैंड का लिया था कि मैंने ऋषि सुनक साहब से भी बात की। इंग्लैंड की तरफ से बयान आ गया कि ठीक है, हम कंसर्न है जो कनाडा के प्रधानमंत्री कह रहे हैं इंडिया के बारे में, और हम मांग करते हैं कि कोऑपरेट किया जाए। लेकिन साथ ही उन्होंने कह दिया कि वी विल परस्यू द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उन्होंने उसके बाद आगे कहा कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट परस्यू करेंगे। तो फॉरेन पॉलिसी वहां पर भी मजबूत नजर आ रही है। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं लिया हमारे कनाडा के प्रधानमंत्री ने, लेकिन जब पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा, क्योंकि 5 आईज इंटेलिजेंस इकट्ठे काम करती है, तो उन्होंने कहा कि आप मोदी साहब को बॉस ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, मैंने जो बात कही है वो बिल्कुल ठीक है, आप फालतू बातें ना करें, हम इंडिया के साथ अपने रिलेशनशिप स्ट्रांग रखेंगे। न्यूजीलैंड ने तो, जो 5 आईज में 5वीं कंट्री आती है न्यूजीलैंड 5 आईज इंटेलिजेंस में, न्यूजीलैंड ने तो बयान तक नहीं दिया। तो इस मामले में इंडिया का कहना है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी मजबूत है। और कनाडा के सिलसिले में श्रीलंका और बांग्लादेश का, हालांकि मैं नहीं समझता कि उनका बयान देना जायज़ था, मैं खुद भी कहता हूं कि इतना जायज़ नहीं था उनका बयान, लेकिन बांग्लादेश और श्रीलंका का इंडिया कनाडा के मामले में कूद पड़ना और बयान दे देना इंडिया के हक में, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। इसको भी कहीं ना कहीं वो अपनी फॉरेन पॉलिसी की जीत मानते हैं। जी, ये बात करें और इसके बाद फिर अगले टॉपिक पर मूव करते हैं। जी, एनीथिंग आप सुरेंद्र राजपूत साहब। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, बड़ी साफ सी बात है। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, हम भारत सरकार के साथ में हैं। आतंकवाद को लेकर के हम कतई कोई भी बात नहीं करना चाहते। हमारी विदेश नीति आतंकवाद के मामले पर बिल्कुल एक है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और एक विदेश नीति होने के कारण हमें उस पर कोई डिफरेंस भी नहीं क्रिएट करने हैं कि भाई हमारा कनाडा को लेकर के ऑस्ट्रेलिया क्या कह रहा है, या फलाना सपोर्ट कर रहा है या विरोध कर रहा है, वो मसला ही नहीं है हमारा। मसला हमारा उससे इतर है। आज की डेट में आपको सरप्लस दिखाई दे रहा है, जैसी बाकी डिफेंस डील आपकी कंप्लीट होती है जिसके लिए अमेरिका परेशान है, तो आपको ट्रेड डेफिसिट दिखाई दे जाएगा।
मैंने कहा ना कि कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं होता है डिप्लोमेसी में, परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। आज परमानेंट इंटरेस्ट हिंदुस्तान के साथ में इन सारे कंट्रीज के हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ये आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं, चाहे वो इंग्लैंड गुजर रहा हो, चाहे वो अमेरिका की बात हो, और चाहे वो फ्रांस की बात हो। तो हमारा उभरता हुआ बाजार इनको मजबूर कर रहा है ट्रेड एग्रीमेंट्स के लिए, और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या हमारे हक में है? अगर हम अपने हिंदुस्तान के सारे, आपने अभी देखा होगा कि हमने अपने दरवाजे भारत के फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए खोल दिए। फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए खोलते ही हमारा जो शिक्षा का जगत है वो किस तरीके से नुकसान उठाएगा आपको मालूम है। शिक्षा का व्यवसायीकरण कितना हो जाएगा आपको मालूम है। तो अगर हम फॉरेन पॉलिसी को की जीत वो जीत मान रहे हैं जहां पे हमें नुकसान हो रहा है एज ए कंट्री, एज ए कंट्रीमैन, एज ए बिजनेसमैन, तो अगर उसको फॉरेन पॉलिसी की जीत मान रहे हैं तो भगवान भला करे ऐसे लोगों का, ऐसे अदूरदर्शी लोगों का। फॉरेन पॉलिसी की जीत तो तब होती है कि जब आप कुछ कम दीजिए और ज्यादा लेकर के आइए। फॉरेन पॉलिसी की जीत ये थोड़ी होती है कि जो वो चाह रहे हैं हमें दे रहे हैं और हम उनको कह रहे हैं कि नहीं साहब वो तो हमारा दोस्त है, हम गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, चाय पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं। चाय और पानी तो 18 बार चीन के राष्ट्रपति के साथ भी पी, क्या कर लिया उसने? भाई इमीडिएट पड़ोसी हमारा नुकसान कर रहा है, और जो पड़ोसी जो हमारा दूर का है वो हमारा नुकसान वैसे नहीं कर पा रहा, तो हमको सामान बेच करके नुकसान कर रहा है और हम कह रहे हैं हमारा दोस्त है। ये कौन सी फॉरेन पॉलिसी है? ये मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, जरा डोमेस्टिक मुद्दों पर बात कर लेते हैं। मैं बीजेपी के दावे आपको बोल देता हूं और आप अपना उन पर जरूर व्यू पॉइंट दे देना। बीजेपी, क्योंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले एक बड़ा सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया माधवराव सिंधिया जी के लिए, तो सिंधिया साहब, उनका कहना है कि हमने तो एयरपोर्ट ही डबल कर दिए हैं, और किसी ज़माने में 75 के आसपास हुआ करते थे एयरपोर्ट्स या हेलीकॉप्टर्स और ये सारे आते थे, तो हमने तो उसको 150 पर कर दिया है और 4 सालों में हम 200 से ऊपर ले जाएंगे। सो हमारा एयरपोर्ट्स और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंप्रूव कर दिया है, ऐसा उनका दावा है। उसके बाद उनका अगला दावा ये रहता है कि हमने 220 करोड़ वैक्सीनेशन दे दी, और उसके अलावा हमने दुनिया भर को हमने वैक्सीन्स जो है हमने वो सप्लाई की है। फिर वो कहते हैं कि हमारे एम्स, हमने और बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं एम्स वो बनाए हैं, हॉस्पिटल्स हमने बहुत तेज़ी से बनाए हैं, पक्के घर हम बड़ी तेज़ी से बना रहे हैं, गैस कनेक्शन हम बड़ी तेज़ी से दे रहे हैं, और इंडिया को डिजिटल ट्रांजैक्शन में हम बड़ा आगे लीड कर रहे हैं। सो ऐसे बहुत सारे उनके दावे हैं। सड़कें बड़ी तेज़ी से, नितिन गडकरी साहब कहते हैं कि सड़कों का जाल हमने बिछा दिया, रेलवेज़ में हमने बहुत अच्छा काम किया। पीयूष गोयल साहब कहते हैं ट्रेड में हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और आम लोगों के लिए हर रोज़ कोई ना कोई नया स्टेडियम खुल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी दावे जो हैं वो बीजेपी डोमेस्टिक लेवल पे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बड़ा सुधार दिया है। टैक्सेशन, वो कहते हैं हमारा टैक्स नेट जो है, टैक्सेशन सिस्टम हमने इतना अच्छा कर दिया है कि हमें टैक्स नेट जो हमें एक्सचेकर अकाउंट में पैसा बड़ा आ रहा है, हमारे पास टैक्स बड़ा हमारा पास इकट्ठा हो रहा है। और हाँ, वो कहते हैं कि जो हमारी इस समय फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जो किसी समय सिर्फ 1 बिलियन रह गए थे, खतरनाक मोड़ पर थे, आज वो 400 बिलियन, 500 बिलियन और कई बार तो 600 बिलियन तक हमारे फॉरेन रिजर्व्स टच कर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे उनके वादे हैं। मैं चाहूँगा कि डोमेस्टिक पॉलिसी आप बेहतर जानते हैं, आप वहाँ ग्राउंड जीरो पर हैं, तो आप ज़रूर हाईलाइट करिए सर। वो कहते हैं ना कि क्या कहूँ मैं, मेरी एक चीज ने कहते हैं ना, समंदर ये तेरी खामोशी। मैंने शायद ये शेर सुनाया भी आपको, नहीं? हेलो जी जी जी, हाँ जी, आपको आवाज़ आ रही थी? जी। मैंने एक शेर कहा था शायद कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती। और मेरी आंखों ने देखे हैं शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती। ये झूठे लोग हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं और निर्लज्जता से झूठ बोलते हैं। मैं आपको एयरपोर्ट का बता दूं, आप चेक कर लेना। इन्होंने कहा साहब हमने 150 एयरपोर्ट कर दिए। उन 150 एयरपोर्ट पे टिकट कहाँ मिल रहा है वो हमें बता दो। मैं आपको अभी लेटेस्ट बताता हूँ। मेरे को बीकानेर जाना था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। मैंने लखनऊ से बीकानेर देखा कि हाँ साहब फ्लाइट है। मैंने कहा टिकट बुक कर लेता हूँ। अब टिकट बुक करने का क्या साहब, अभी बीकानेर का हवाई अड्डा चालू ही नहीं हुआ है। आप एक काम कर लो कि आप स्वयं फैक्ट चेक कर लो
कि कितने एयरपोर्ट्स पे 2014 से पहले टिकट बिक रहे थे, क्योंकि एयरपोर्ट तो आप तभी मानोगे ना कि जब आप एयरपोर्ट से टिकट लेकर के कोई फ्लाइट चलेगी वहां से, वही तो एयरपोर्ट मानोगे आप। 2014 से पहले जितने एयरपोर्ट पे टिकट बिक रहे थे, एक आधा एयरपोर्ट अगर कोई बड़ा हो तो बड़ा हो, बाकी एयर स्ट्रिप्स को, हेलीपैड को, और ये खाली क्या नाम इधर उधर की बातें करके, ये सारे इन्होंने जो एयरपोर्ट के नए नए कर दिए, सब झूठ है, फ्रॉड है, झूठ धोखा दे रहे हैं ये लोग। एक एयरपोर्ट के बारे में आप खुद चेक कर लेना कि इन्होंने 2014 के बाद जितने नए एयरपोर्ट बनाए हैं उसमें कहां टिकट मिल रहे हैं, कौन सी फ्लाइट चल रही है, एक बात। दूसरी बात, जितने एयरपोर्ट इन्होंने बनाए सब अडानी को दे दिए, सारे के सारे, सब अडानी के पास हैं, कोई किसी और के पास नहीं। ठीक है ना, तो अब हमारे लिए बना रहे हैं या अडानी के लिए बना रहे हैं, ये तय कर लें। तीसरी बात, आप आ जाइए, जो ये लोग झूठ बोलते हैं, एयर स्ट्रिप्स को भी लोग एयरपोर्ट कह दे रहे हैं। हमने 2008 में फ्लाइट उतार दी थी कुशीनगर के एयरपोर्ट पे, उसको भी ये कहते हैं कि साहब हमने इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 2008 में बन गया था, आज भी फ्लाइट नहीं चल रही है वहां पर। इसके बाद आप आ जाए वैक्सीनेशन पर। वैक्सीनेशन की आपने बात करी, तो वैक्सीनेशन आप हमें बता दो 1952 से और आज तक का वैक्सीनेशन किसी ने पैसे में कराया हो? सब फ्री में कराए सर, सारे के सारे वैक्सीनेशन हिंदुस्तान में फ्री में हुए हैं, और सारे के सारे पिछले 30-40 सालों में हिंदुस्तान लगातार दुनिया को वैक्सीन देता आ रहा है। इसके बाद आप एम्स बता दो। आप फिर से मैं कहता हूं, एक एम्स दरभंगा का, एक एम्स तमिलनाडु का, और एक एम्स मैं आपको तीसरा बताता हूं वहां का हिमाचल का। ये तीनों एम्स कहते थे साहब हमने चला दिए, आओ मेरे साथ आप चल के देखो। उन एम्स में मैं चाहता हूं, भगवान न करे मोदी या मोदी सरकार का कोई मंत्री बीमार पड़े, उन तीनों एम्स में इलाज करा ले। आप भरोसा नहीं करोगे सिंह साहब कि बाउंड्री वॉल भी नहीं बनी हुई है, बाउंड्री वॉल भी नहीं बनी हुई। कुछ मेडिकल कॉलेजेस को जरूर इन्होंने एम्स का नाम दे दिया, तो अब मेडिकल कॉलेज, अब आपका नाम मैं सिंह साहब की जगह पर डोनाल्ड ट्रंप रख दूं तो आप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हो जाओगे क्या? आप मुझे बताओ। इसी तरीके से यूपी में इन्होंने कहा साहब हमने 42 मेडिकल कॉलेज बना दिए, डिस्ट्रिक्ट कॉलेजेस को इन्होंने नाम रख दिया मेडिकल कॉलेज का, डिस्ट्रिक्ट कॉलेजेस को, सॉरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को। ठीक ना, उनमें कोई पढ़ाई हो रही है, ना उसमें कहीं कोई भर्ती हो रही है, ना कुछ हो रहा है, आपने नाम रख दिया, तो उसका तो कोई इलाज नहीं। इसके बाद आप टैक्सेशन पे आ जाओ। हिंदुस्तान में जीएसटी लागू करी, 5-4 तरीके के टैक्स आ रहे हैं। इतनी डिस्पैरिटी की एक दुकान में, एक किराने के स्टोर पे आप जाओ, आपको खाने के सामान पे अलग टैक्स देना है, पीने के सामान पे अलग टैक्स देना है, सैनिटरी सामान पे अलग टैक्स देना है, और टॉयलेटरीज पे अलग टैक्स देना है। तो ये आपने अच्छा काम किया या बुरा काम किया, ये आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने जितना भी बनाया, सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने ट्रिपल पी मॉडल या प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे, सारा का मैक्सिमम काम इन्होंने अडानी या गुजरात की कंपनियों को दे रखा है। तो अगर कुछ चंद उद्योगपतियों के लिए आप बात करो, कहेंगे कि साहब हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी बन गई, तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था अडानी और अंबानी जी के पैसे को मिला करके मानोगे, या परचेजिंग कैपेसिटी को, या पर कैपिटा इनकम की उसको मानोगे आप? तो अगर आप पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं सिंह साहब, तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था 139वें नंबर पर है। पर कैपिटा इनकम हिंदुस्तानी की 139वें नंबर पर है वर्ल्ड में। तो इस तरीके की बातें जब ये लोग करते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर वाला देश भारत, फिर कहते हैं कि नहीं साहब ऐसा। हाँ, ये सच है कि चंद उद्योगपति 634वें नंबर से दूसरे नंबर पर आ गए। वो किसके पैसे से आए हैं, किसको लूट करके आए हैं, वो आप देखो ना, तो आपको अंदाज लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ झूठ पर, छल पर, कपट पर, और यहाँ का जो नेशनल, जो एक मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसके झूठ, छल, कपट और इसके दबाव पर चल रही है। 15 दिन के लिए मीडिया आजाद हो जाए, मोदी जी की सरकार गिर जाए, कोई पूछेगा नहीं इसको। कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। हम लोग बचत सरप्लस देश होते थे,
आज की डेट में डेफिसिट सरप्लस देश होते जा रहे हैं। हमारे घर के परिवार की माताएं बहनें अपने कनस्तरों में पैसे रख लेती थी, बैंकों में, डाकघरों में पैसे बचा के रखते थे। हमारे पास, सबके पास खाते होते थे। आज की डेट में चेक कर लो ना खाते किसी के किसके पैसे बढ़ रहे हैं, सिर्फ 3 4 5 उद्योगपतियों के बढ़ रहे हैं। तो ये तरक्की नहीं है, ये बैकवर्ड मूवमेंट है सर। हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, एयरपोर्ट्स पे ठीक है, आपने अपना पॉइंट रख दिया। वैसे उनका दावा मैंने बता दिया कि वो तो कह रहे हैं 150 एयरपोर्ट बन गए हैं। थैंक यू, आपने ग्राउंड जीरो से सारी बात क्लियर कर दी, और वो तो कह रहे हैं 200 से ऊपर बनते चले जा रहे हैं। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आज, और मेरी कोशिश होती है कि बहुत सारी जो इंडिया की रिपोर्ट्स हैं वो इंडिया में भी हम पढ़ लेते हैं, इंडिया का मीडिया, लेकिन इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी हम पढ़ते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स या ब्लूमबर्ग दोनों ही रिपोर्ट कर रहे हैं कि अगर आज दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई प्लेन्स खरीद रहा है तो इंडिया खरीद रहा है। और रिसेंटली एक बहुत बड़ा ऑर्डर, आप भी जानते हैं कि बहुत बड़ा ऑर्डर जिसमें कि डिफरेंट कंट्रीज़ इंक्लूडिंग अमेरिका को ऑर्डर मिला है। उसमें कनाडा में हमारे यहाँ भी पार्ट्स बनते हैं, हमारे यहाँ भी अगर प्लेन के ऑर्डर मिलते हैं तो कनाडा को भी बेनिफिट होता है। तो अमेरिका में बहुत बड़ा ऑर्डर है। तो वो उनका, वो तो मैंने ब्लूमबर्ग और न्यूयॉर्क टाइम्स पर भी पढ़ा दैट अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से कहीं प्लेन्स या विमान खरीदे जा रहे हैं तो दैट कंट्रीज इंडिया। खैर, अगले मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि आपने मीडिया की बात कर दी है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, उस पर डिस्कस कर लें। और फिर 2 और इश्यूज़ हैं और फिर रैप अप करने के हमें हुक्म आ चुके हैं। मीडिया की आपने बात की, मीडिया की आज़ादी की, तो क्या कारण क्या आप समझते हैं? देखिए, मैं देख रहा था कि कोई भी पत्रकार ये नहीं कहता कि हमें प्रॉब्लम है। अब जैसे हम रवीश कुमार की बात कर लें, रवीश कुमार के जब वो एनडीटीवी से बाहर हुए हैं, मैंने उनके इंटरव्यूज़ देखे अजीत अंजुम के साथ और कई जगह देखे। उनको पूछा जा रहा था, वो कह रहे थे कि सेठ ने मुझे बाहर निकाल दिया। लेकिन सेठ तो पहले भी थे, सेठ पहले रिलायंस के सेठ थे, अब अदानी साहब आ गए हैं। वो तो इन्होंने 500 करोड़ का जाके कर्जा लिया तो रिलायंस से लिया, रिलायंस से बात निकल के अदानी साहब के हाथ में हाथ आ गई। लेकिन किसी भी इंटरव्यू में, रवीश कुमार के हर इंटरव्यू ने बड़े ध्यान से सुने जब वो बाहर हुए, उन्होंने ये नहीं कहा कि उनको रोका गया है। उनको पूछा गया स्पेसिफिकली कि क्या कभी आपको कोई बात कहने से रोका गया है, तो उन्होंने कहा नहीं। पर उनका जवाब क्या था? भाई, ये आज़ादी तो सभी को है। तो इसका मतलब उनको भी आज़ादी है, और उन्होंने ये भी कहा कि सभी को आज़ादी है। तो 2014 से अगर मोदी सरकार आई है, तो क्या रवीश कुमार जो उनके सबसे बड़े क्रिटिक हैं, या कोई भी पत्रकार, मैंने उनके इंटरव्यूज देखता रहता हूँ, अभिसार शर्मा और जितने भी उनके, प्रसून वाजपेयी, जितने भी उनके अगेंस्ट बोलते हैं, बहुत सारे लोग हर रोज, बहुत सारे जो पत्रकार हैं वो हर रोज मोदी साहब के खिलाफ बोलते हैं। और बिल्कुल हक नहीं है सरकार को उनके खिलाफ कुछ करने का, बिकॉज मीडिया, जैसे हम सब जानते ही हैं, इज द 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। तो पर वो कहीं ये नहीं कहते कि हमें ये बात कहने से रोका गया है। ऐसा मैंने, जो जितने भी बड़े बड़े, आपने मेन स्ट्रीम मीडिया वर्ड यूज़ किया, जितने भी बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार हैं, मैंने ये नहीं सुना किसी से भी कि कोई ये कह दे कि हमें किसी मिनिस्टर से कॉल आ गई कि तुम रोक दो या ऐसा कर दो। लेकिन फिर भी हम मीडिया की बात करते हैं। तो मैं जरा डिटेल में जानना चाहूँगा कि हम जब कहते हैं मीडिया को आज़ादी नहीं है तो क्यों नहीं है? प्लीज़ गो अहेड सर। सिंह साहब, मीडिया की आज़ादी 2 तरीके से है। भारतीय जनता पार्टी और उसका जो तंत्र है वो ये जानता है कि हिंदुस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया ही इस वक्त अभी जो है प्रभावशाली भूमिका में है, एक मास मोबिलाइजर की भूमिका में, ओपिनियन बिल्डर की भूमिका में। जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया को अपना टैकल कर लेते हैं, सारे के सारे जो न्यूज चैनल्स हैं उस पे अपने हिसाब की रिपोर्ट उनके चलने लगती है, उसी में हिंदू मुसलमान की रिपोर्ट चलने लगती है, भारत पाकिस्तान की रिपोर्ट चलने लगती है, उसमें कभी भ्रष्टाचार की बात दिखाई जाएगी तो रेड दिखाई जाएगी सिर्फ विपक्षियों के ऊपर, उसमें कभी जो चाइनीज अग्रेशन है उसकी बात नहीं दिखाई जाएगी, उसमें कभी माल न्यूट्रिशन की बात नहीं दिखाई जाएगी, उसमें अगर दिखाई जाएगी, अगर कोई राजस्थान में कोई दुर्घटना हुई तो उसको बढ़ा चढ़ा करके ISI से लेकर के और कहाँ कहाँ के कनेक्शन दिखाई दिए जाएंगे। लेकिन अगर हाथरस की बेटी उसमें होगी तो दूसरे तरीके से दिखाई जाएगी। और जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो सब के सब 2014 से पहले मेन स्ट्रीम मीडिया में थे, चाहे अजीत अंजुम हो, चाहे विसार हो, चाहे पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, ये सारे के सारों को दबाव दे करके, विनोद कापड़ी हो या साक्षी जोशी हो, इन सब के ऊपर कहां से दबाव आया कि इन्होंने नौकरी छोड़ करके सब लोगों ने यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर लिया, यूट्यूब चैनल खोल लिए। तो यूट्यूब चैनल इनको ऐसे थोड़ी डंडा मार के थोड़ी भगाया गया,
दबाव देकर के भगाया गया है, क्योंकि वहां पर बात ही, अब आज की डेट में मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सबसे जहरीले एंकरों में से क्या नाम, जिनको जेल के भीतर होना चाहिए वो आज की डेट में एंकरिंग करते हैं, जैसे अमन चोपड़ा है, जैसे अर्णव गोस्वामी है, मैं तो नाम लेके कहता हूं आपसे। तो इन सारे लोगों को अगर आप देखें, ये कौन सी, आप पिछले 5 साल 7 साल में एक चीज उठा लीजिए कि कौन सी रिपोर्ट आपको सुनने के लायक मिली जो एंटी गवर्नमेंट हो। एंटी गवर्नमेंट का मतलब जो सरकार की मुखालफत करती हो, सरकार की पोल खोलती हो। 2014 से पहले ये मीडिया विपक्ष का माई बाप होता था, और 2014 के बाद ये वाला मीडिया सत्ता का पुत्र हो गया है। आप इस चीज को देखिए किस तरीके से सत्ता की गोद में जाकर के बैठा है, सत्ता का पुत्र हो गया है, कि उनके हक की बातें करता है, और जब उनके हक की बातें नहीं हो पाती तो धीरे से हिंदू मुसलमान पर आ जाता है। तो आप इस चीज को, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया, उन लोगों ने मजबूरी में, सब लोगों ने अपना वाया मीडिया का वो देखा, डिजिटल प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, उस पर तो देश का संविधान है, उस पर वो लोग नहीं रोक लगा सकते, सुप्रीम कोर्ट फटकारेगा उनको। तो इस वजह से उनके यूट्यूब चैनल भी चल रहे हैं। अब यूट्यूब के लिए भी गाइडलाइन लाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं कि अगर 1 महीना मीडिया सरकार के इस संरक्षण से और इस दबाव से मुक्त हो जाए, तो 1 महीने में नरेंद्र मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पता नहीं चलेगा, क्योंकि मुद्दे इतने हैं। मैं आपको उदाहरण देकर के बताता हूं। 2014 से पहले सीएजी की रिपोर्ट पर कितना हल्ला मचता था, आप बताओ मुझे। विनोद राय की रिपोर्ट 1,74,000 करोड़, 2G 3G, कोल जी, जीजा जी, ये जी। 2014 से और 2023 तक आपने सीएजी की रिपोर्ट का नाम सुना है कहीं? और सीएजी अब भी वैसी रिपोर्ट दे रही है। अभी अगर आप ध्यान से देखें, गुजरात की में सीएजी ने रिपोर्ट दी है कि 1 लाख करोड़ से ऊपर की ज्यादा बेईमानी की है इन्होंने पिछले 7-8 सालों में, लेकिन कोई हंगामा नहीं है मीडिया में। ये मीडिया के लिए अब इंटरेस्ट की रिपोर्ट नहीं रहेगी। जब कांग्रेस की सरकार थी तब उनके लिए इंटरेस्ट की रिपोर्ट थी, क्योंकि सरकार को टॉपल करना था। तो मैं आपसे जो बात कह रहा हूं कि मीडिया का जो सरकारीकरण हुआ है, मेन स्ट्रीम मीडिया का, कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, और तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, वो हाल जो मीडिया का मेन स्ट्रीम का है। और जो लोग उसमें नहीं शामिल हो रहे हैं, वो नैतिक और अनैतिक दबाव दिला करके उनको किनारे कर दिया जा रहा है, और मीडिया के जरिए हिंदुस्तानी की, आम आदमी की मानसिकता को प्रदूषित किया जा रहा है, पॉल्यूट किया जा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक तंत्र है जिससे कि खिलाफ आपको लड़ना ही पड़ेगा। आपने कहा कि बहुत सारे जैसे पत्रकार जो पहले मेन स्ट्रीम में थे वो अब यूट्यूब की तरफ चले गए, बट वो तो हर कोई ही जा रहा है, क्योंकि यूट्यूब आज मैं देखता हूं कि हम यहाँ अगर कनाडा की भी बात करें तो बहुत सारे पत्रकार अपने यूट्यूब चैनल ओपन कर रहे हैं। आप इंडिया की बात करते हैं, राजदीप सरदेसाई इंडिया टुडे ग्रुप के साथ भी हैं। राजदीप सरदेसाई ने अपना यूट्यूब चैनल भी साइड पे खोला हुआ है। शेखर गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल से ऑपरेट कर रहे हैं, बरखा दत्त अपने यूट्यूब चैनल से, और पाकिस्तान में कम से कम 15 पत्रकार मशहूर, जिनको मैं भी देखता हूं, सुनता हूं, उनके आर्टिकल्स पढ़ता हूं, वो मेन स्ट्रीम में भी हैं, टीवी पर भी आते हैं, मेन चैनल्स पर भी आते हैं वो पत्रकार। मैं नाम ले देता हूं कहीं, जैसे हामिद मीर है और रौफ क्लासरा है, बहुत सारे और ऐसे हैं। वो अखबारों में भी लिखते हैं, चैनल्स पर भी आते हैं। नजम सेठी ले लीजिए, नजम सेठी तो आपको पता ही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयर रह चुके हैं, और कितनी हाई पॉलिटिकल पोजीशंस पर नजम सेठी रह चुके हैं। लेकिन नजम सेठी साथ साथ चैनल्स के आने पे आर्टिकल्स लिखने के अलावा नजम सेठी अपना यूट्यूब चैनल भी अपने नाम से खोल के बैठे हुए हैं। तो उसकी वजह तो ये भी है कि हर एक को पता है कि आज यूट्यूब से हमें पॉपुलैरिटी ज़्यादा मिल सकती है, उससे एक रेवेन्यू भी निकल आता है, तो ये भी एक वजह उसकी हो सकती है। मैं आम आदमी पार्टी के बारे में पूछना चाहूँगा कि क्या अलायंस है आपका आम आदमी पार्टी के साथ? आम आदमी पार्टी जहाँ एक तरफ पंजाब में आपके कांग्रेस के जो पुराने कई लोग वहाँ पर थे, कांग्रेस की सरकार तो अब नहीं है, पर उनके खिलाफ विजिलेंस लगातार अटैक कर रही है। नवजोत सिंह सिद्धू ने हाल ही में बयान दिया है कि आम आदमी पार्टी लगातार माइनिंग में और शराब घोटाले में फंसी हुई है। नवजोत सिंह सिद्धू साहब का बयान है। आपके दिल्ली में दीक्षित साहब लगातार बयान दे रहे हैं, और यहाँ तक भी आपको तो पता ही है कि पटिशनर जो है वो लिकर स्कैम में कांग्रेस खुद भी उसमें शामिल है। सो कांग्रेस एक तरफ दिल्ली में अटैक करती है, वेस्ट बंगाल में अटैक करती है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के ऊपर पंजाब में अटैक करती है, तो फिर ये अलायंस में उनकी भागीदारी कैसे चलेगी? और पंजाब के मेरे बहुत सारे लीडर्स के साथ हमारे इंटरव्यूज होते हैं,
तो वो लगातार एक ही बात कह रहे हैं, हमारा नेशनल लेवल की बात हमें नहीं पता, हमारा कोई अलायंस नहीं है इन लोगों के साथ। अमरिंदर राजा वड़िंग, प्रताप सिंह बाजवा, पंजाब के मैं जिस लीडर के साथ बात करता हूँ, हर लीडर कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के बारे में वो जो कहते हैं मैं यहाँ नहीं कहना चाहता, वो तो कहते हैं आम आदमी पार्टी के साथ हमारा कोई अलायंस नहीं है। आप क्या कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस है, नहीं है, क्या मामला है ये? देखिए, बहुत स्पष्ट है, इंडिया जो गठबंधन हमारा बना है वो लोकसभा चुनाव के लिए बना है। इंडिया गठबंधन विधानसभाओं के लिए नहीं बना है। आज की डेट में अगर हम ये सोचें कि मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी चुनाव हमारे खिलाफ लड़ रही है, जनता दल यूनाइटेड हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रही है, राजस्थान में समाजवादी पार्टी हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रही है, लड़े भाई, कोई बात नहीं। क्योंकि गठबंधन जो है वो राष्ट्रीय स्तर के लिए बना है। प्रादेशिक स्तर पर हम जिससे पीड़ित हैं या जिसके अपोजिशन में, हम अपोज तो करेंगे ही करेंगे। अगर प्रदेश में हमारा राष्ट्रीय स्तर पे गठबंधन बन गया है और राज्य सरकार को हम बेजा सपोर्ट करने लगे तो ये नहीं हो सकता। बहुत साफ सी बात है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित कर रही है, अवैध काम कर रही है, जिसका विरोध हम करेंगे, कांग्रेस के नेता करेगा। लेकिन जब राष्ट्रीय स्तर की बात आती है हमारे उसमें, तो मैं आपसे जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल साफ आ रही है जी आपकी आवाज जी। हाँ, तो मैं आपसे साफ कहना चाह रहा हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारा गठबंधन है, राष्ट्रीय स्तर पर सीट शेयरिंग की बात होगी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर सीट शेयरिंग की बात का मतलब ये नहीं है कि प्रादेशिक स्तर पर किसी के भी किए गए अलोकतांत्रिक कार्य का हम समर्थन नहीं कर सकते और नहीं उन्हें करना चाहिए। मैं बहुत साफ कहता हूं, उन्हें भी हमारे किसी अगर हमारी सरकार कुछ गलत करती है तो उनको भी नहीं करना चाहिए। तो राजकीय स्तर को, राष्ट्रीय स्तर को हमें अलग अलग करके देखना होगा। ठीक है, और आखिरी जो हमारा सवाल होगा वो, अब आपने हिंदू मुस्लिम की बात की है, माइनॉरिटीज़ के बारे में धर्म की राजनीति का एक एलिगेशन बीजेपी पे हमेशा लगता रहा है और कांग्रेस ये कहती है कि हम एक सेकुलर फ्रंट है, सेकुलर फ्रंट को हम सपोर्ट करेंगे। अब इसमें 2-3 सवाल इस आखिरी मुद्दे पर निकल आते हैं। पहला तो ये है कि अगर हम माइनॉरिटीज़ की बात करें, अभी 10 साल भारत में सरकार रही है जहां पर कि देश के प्रधानमंत्री एक सिख थे, मेरे लिए तो प्रधानमंत्री, पर अगर हम बात कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ की, देश में लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी वो क्रिश्चियन थी, देश में फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हम जानते हैं कि सलमान खुर्शीद जी वॉज मुस्लिम बैकग्राउंड, जूनियर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर मैडम परनीत कौर जी सिख बैकग्राउंड से, डिफेंस मिनिस्टर ए.के. एंथोनी जी रहे हैं। लिस्ट बड़ी लंबी चौड़ी है, मतलब सारे माइनॉरिटी से लोग आए हैं जो हर प्रोमिनेंट पोजीशन पे वहाँ पर रहे हैं। तो 10 साल तक वहाँ पर राज रहा है, तो फिर हम कैसे कहते हैं कि माइनॉरिटीज़ को पीछे छोड़ा जा रहा है? बीजेपी के पहले जूनियर फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर यहाँ कनाडा भी आए थे, मेरी उनसे मुलाकात यहाँ पे हुई थी, यहाँ पे उन्होंने काफ़ी डिटेल में बात की, यूएई सब जगह, एमजे अकबर साहब, और उनको आगे बढ़ाया हुआ था एमजे अकबर साहब को भी बीजेपी ने। आज आप अमेरिका चले जाएं, जब जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप में है, वहाँ पर रंधावा साहब हैं देश के एम्बेसडर, और बहुत सारे और लोग जो माइनॉरिटीज़ से हर फील्ड में, आप बॉलीवुड में चले जाएं, आज आप क्रिकेट में चले जाएं, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी, तीनों जो बेहतरीन गेंदबाज हैं, मतलब अगर हम उनको माइनॉरिटीज़ की तरह ही देखने पर आ गए, वैसे मेरी निगाह में वो माइनॉरिटीज़ नहीं है। आज फौज आर्मी में देख लें तो बहुत सारे ऊंचे पदों पर माइनॉरिटीज़ बहुत अच्छा सक्सेस कर रही हैं। तो ये धर्म की राजनीति, माइनॉरिटीज़ को दबाने की राजनीति, इस पे मेरा आपका सवाल है, ये कैसे हम कहते हैं फिर? देखिए, जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं, लोकतांत्रिक अधिकारों में 2 तरीके से, एक तो हमको संविधान ने दिए हैं, और जो संवैधानिक अधिकार है उनको तो किसी का बाप नहीं हमसे छीन सकता। हमारे क्या नाम, ना माइनॉरिटी के भाइयों से छीन सकता है, ना मेजॉरिटी के भाइयों से छीन सकता है, क्योंकि अधिकार संविधान ने दिए। संविधान में ये है कि एक वोट का अधिकार सबको है। संविधान ये कहता है कि जो इतने % वोट क्या नाम वो लाएगा वो आईएएस बन जाएगा। आईएएस बनेगा तो आपको चाहे अमेरिका का राजदूत बना दो, चाहे चीन का राजदूत बना दो आप। तो ये सारी चीजें जो वर्तमान सरकार कर रही है वो तो संवैधानिक अधिकारों के तहत है, वो उसकी हिम्मत नहीं है कि उसको वो हटा दे। दूसरे बात आते हैं पीपुल रिप्रेजेंटेशन पर। आप मुझे बता दीजिए कि पूरे देश में जो इलेक्शन होता है, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में कितनी अन्य अल्पसंख्यक कम्युनिटी को टिकट दिए? मुसलमानों की बात छोड़ दीजिए, बाकियों को भी देख लो आप। उसके बाद राजस्थान में आप उठा लो, आप गुजरात में उठा लो, आप उत्तर प्रदेश में उठा लो, लोकसभा में उठा लो, विधानसभा में उठा लो,
जहां से आदमी का सामाजिक उत्थान होता है, जहां आदमी को सामाजिक नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व करने की बात आती है, वहां जब अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे की बात, नागरिक बनाने की बात आएगी, जब एक देश में एक अपराध के लिए दो तरीके की बात होने लगेगी और एक विचार विमर्श मेन स्ट्रीम मीडिया पे एक दूसरे के प्रति नफरत भरा होगा, कानून संगत, तर्क संगत ना होकर के वो धार्मिक मुद्दों को लेकर के अगर नफरत का माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी, तो आप देखेंगे कि 2014 से लेकर के 2023 तक का जो भारत का है, ये एक अंधा युग या काला युग के रूप में जरूर जाना जाएगा। इसमें फालू खान का भी कत्ल होता है सिर्फ इस वजह से कि वो गायें ले जा रहा था। मसला ये नहीं है कि कत्ल हो गया, मसला ये है कि उसके कातिलों को किस तरीके से महिमा मंडित किया जा रहा है। और ये एक घटना नहीं है, मैं एक 1000 घटनाएं आपको बता रहा हूं। और अगर प्रधानमंत्री जी इनको शुरू में ही नकार देते और डांट देते इन लोगों को, तो शायद ये घटनाएं बंद हो जाती और हम लोग भी इस तरीके की बात नहीं कह पाते। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक कम्युनिटी के कितने चुने हुए लोग हैं? तो जवाब आता है कि नहीं है। तो आप इस चीज को देखिए, जो डिस्क्रिपेंसी है, जो एक दोहरा मापदंड है। संवैधानिक चीजों को तो भाई आपको पक्के घर देने हैं, पक्के घर तो आप जो उस पात्र में आएगा आर्थिक, उसमें उसको मिलेंगे, जो गरीब होगा उसको मिलेंगे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। लेकिन आपने बाकी सब कम्युनिटी को कितना राजनीतिक नेतृत्व दिया, सामाजिक नेतृत्व कितना दिया, कितनों को मिनिस्टर बनाए, कितने को प्राइम मिनिस्टर बनाए, कितने को चीफ मिनिस्टर बनाए, कितने को होम मिनिस्टर बनाए। आपने मिनिस्टर बना दिया कोई एक छोटे से उस डिपार्टमेंट का जा करके, आप उसके बाद आप कहते हो साहब हमने तो फलाने को कर दिया। तो ये सब जो दोहरा मापदंड है, राजनीतिक और सामाजिक नेतृत्व देने की बात है, डेवलपमेंट करने की बात है, वो मेरे ख्याल से क्या नाम दोहरे मापदंड में है। आप एजुकेशन में उठा लो, आप मदरसों की तो सारी आपने चेकिंग करोगे, लेकिन शिशु मंदिर की भी तो चेकिंग कर लो ना, आप सबकी चेकिंग करो आप। तो मेरा ये कहना है कि इस तरीके का जो एक समाज में ताना बाना एक मैसेज जा रहा है, ये कहीं ना कहीं असमानता की फसल उगाने की बात कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक बहुत बुरे तरीके से बढ़ा है, जिसका कि हमें प्रतिकार करना है। ठीक है जी, बस इसी को रैप अप करते हैं, इसी मुद्दे के ऊपर। आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं, मैं एक पॉइंट बस वहाँ जरूर रख दूँ। आपने सही कहा कि और ज़्यादा माइनॉरिटीज़ को, अल्पसंख्यकों को और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि देखिए, चाहे APJ अब्दुल कलाम साहब थे, उनको देश का राष्ट्रपति किसने बनाया? बीजेपी क्रेडिट लेती है कि हमने बनाया। फिर वो कहते हैं कि हरसिमरत कौर बादल जी हमारे मंत्रालय में थी, अब वो चली गई हैं, तो वो एक अलग मुद्दा है। फिर वो कहते हैं कि आज की डेट में भी हरदीप सिंह पुरी, मैं उनका रिसेंटली इंटरव्यू देख रहा था, जब कनाडा आए थे एज अ मिनिस्टर, तो मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी हरदीप सिंह पुरी साहब से। सो वो कहते हैं देखिए, उनको, वो भी वहाँ पर मिनिस्टर है, और कल परसों मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था ANI के ऊपर। तो ANI के ऊपर जो उनका इंटरव्यू चल रहा था हरदीप सिंह पुरी साहब का, तो वो ये कह रहे थे कि एज अ सिख, ठीक है कनाडा में भी हमारे यहाँ बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर एज अ सिख हैं, पर वो उन्होंने कहा कि मैंने कनेडियन कैबिनेट मंत्री को ये जवाब दिया कि हम यहाँ पर भी अगर हम सिख हैं, हम यहाँ रहते हुए भी हम देश के कैबिनेट मिनिस्टर बन चुके हैं। खैर, ये तो माइनॉरिटीज़ की बात होगी। क्विकली बस इसी मुद्दे पे आपको क्या लगता है कि इंडिया में जब हम बात करते हैं सेकुलरिज्म की, लेकिन 2 बार इलेक्शंस हुई हैं, कांग्रेस पार्टी को 50 के लगभग सीट्स मिल रही हैं, क्या कारण है आपको अकेले सेकुलरिज्म के कि हम सेकुलर हैं, हम सेकुलर हैं, मोदी साहब अदानी की सरकार है, या चौकीदार चोर है, सिर्फ ये नारे देने से बात बनेगी? या आपको लगता है, ये मेरा आखिरी सवाल है, कि कुछ ना कुछ इंडिया अलायंस की मीटिंग्स हम देख रहे हैं, लेकिन अभी तो सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ। खैर, मुद्दा क्या है? आपने मतलब कोई चीज़ ऐसी है जो रेजोनेट करेगी? योर आइडियाज़ आर मेनली लुकिंग एलियन टू द इंडियन पॉपुलेशन इन मासेस। वो जानना चाहते हैं कि भाई अगर कांग्रेस आएगी या आपका इंडिया अलायंस आएगा तो आप करेंगे क्या? अगर हम लालू प्रसाद यादव जी या उनके बेटे तेजस्वी यादव से अलायंस कर रहे हैं, उन पर तो करप्शन के बड़े सारे एलिगेशन चल रहे हैं, तो अगर हम इन लोगों के साथ ही अलायंस करके वापस आ रहे हैं, तो लोगों में कहीं डर तो ना हो जाएगा कि कहीं करप्शन ना आ जाए दोबारा? आपने पहले कैग की बात की, मैं उसको 1 मिनट में बस क्लियर कर देता हूँ। तो CAG या कैग के मुद्दे पर तो चाहे कनीमोजी जी जेल में गए हैं, चाहे A रजा जी जेल गए, उनको तो आपने खुद जेल में डाला है। आप खुद सरकार में थे, आपने अपने ही अलायंस पार्टनर को उस समय जेल में डाला है। आप BJP सरकार ने थोड़ी डाला था उनको जेल में, आप खुद
ए रजा, कन्नी मोजी, सबको आपने ही जेल में डाला है। आपकी सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब उस समय प्रधानमंत्री थे। तो समअप करते हैं जी इस बात को कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कि आपको लगता है कि 2024 में लोगों को आपको वोट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। ये मेरा आखिरी सवाल है और इसके बाद रैप अप करते हैं। देखिए सिंह साहब, दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। हमने कनिमोजी को भी जेल में डाला, हमें लोकलाज से लोकतंत्र चलाना आता है। लोकतंत्र में बहुमत से सरकारें बनती हैं, लेकिन सरकार सर्वमत से चलती है, शर्म से चलती है। अगर विपक्ष की आवाज आई, हमने जांच के लिए उनको पद से हटाया और उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की, उसके बाद उन्हें जेल गए, वो लोग जमानत पे छूटे और बिल्कुल क्लियर बेदाग होकर के आए। भारतीय जनता पार्टी में लोकलाज से लोकतंत्र नहीं, बेशर्मी से ये लोग सरकार चलाते हैं। बहुमत को अभिमत की बात करते हैं, अभिमान के मत की बात करते हैं। तो हम में और भारतीय जनता पार्टी में फर्क ये है, अगर आप समझना चाहें तो। दूसरी बात जो आपने कही कि मुद्दे क्या हैं, तो अब लालू जी के यहाँ पर या किसी और के यहाँ पर या हमारे रीजनल पार्टीज स्टालिन के यहाँ पर कहीं कभी परिवारवाद का, कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके जो इलिटिज्म की पॉलिसीज हैं, पॉलिटिक्स है, यही तो मेन स्ट्रीम मीडिया करना चाहता है। यहाँ पर क्या करना चाहता है कि वो कहता है कि रोजगार मत बात करो, आप यूनिकॉर्न की बात कर लो। सच बात यह है कि हिंदुस्तान की प्लूरल नेचर की सोसाइटी है, हिंदुस्तान में जाति एक सच है। हिंदुस्तान का जो एक बहुत बड़ा संसाधन है, उस पर बहुत कम लोगों का कब्जा है। हम लोग चाहते हैं जाति जनगणना हो और हिंदुस्तान के संसाधन पर सबका बराबर का हक आए। हिंदुस्तान में जो विकास है वो रोजगार विहीन विकास ना हो, जैसे भारतीय जनता पार्टी करा रही है अडानी के जरिए। वो विकास रोजगार परक विकास हो। हिंदुस्तान में जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म की तरफ देश जा रहा है, क्रॉनिक कैपिटलिज्म में सिर्फ कुछ लोग, सिर्फ व्यापारी फायदा उठा रहे हैं, बाकी सब लोग खाना खा रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो का राशन मिल रहा है। हिंदुस्तान में अडानियों की संख्या करोड़ों में हो, यानी सामूहिक रूप से नेतृत्व हो, सामूहिक रूप से सभी लोगों के पास रोजगार के समान और बिजनेस के समान अवसर आए। हिंदुस्तान की जो पब्लिक सेक्टर्स हैं वो प्राइवेट हाथों में बिके नहीं। हिंदुस्तान में महंगाई पर एक अंकुश हो। हिंदुस्तान की महिलाओं को अच्छी आजादी मिले काम करने की, युवाओं को रोजगार मिले, अग्निवीर जैसी योजनाएं ना आए। और हिंदुस्तान चीन जैसे एक राष्ट्र से डरे नहीं, आंख मिलाकर के बात करे, सलामी स्लाइस पॉलिसी का उसका डट कर के मुकाबला, ये नहीं कि हम एस्केप करें। तो मेरा ये मानना है कि ये इस सारी चीजों को लेकर के दिस इज आइडिया ऑफ इंडिया। राहुल गांधी को अगर आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा सुन करके कि वो जो आइडिया ऑफ इंडिया है, जहां पर वो सबको एक इंक्लूसिव ग्रोथ में साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, हम उस इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं। हम किसी एक आदमी के, किसी एक अडानी के ग्रोथ की बात नहीं करते हैं। और आखिरी बात मैं आपको कहकर के मैं भी समअप करता हूं, बहुत शुक्रिया है आपका। फहमीदा रियाज ने एक जगह पे लिखा था कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। और इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। कुछ और तो अक्सर होता है, पर इस पल में तुम जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर बैठो, जो होगा देखा जाएगा। देश का इंक्लूसिव ग्रोथ, देश में हर व्यक्ति का इंक्लूसिव ग्रोथ हमारा नारा है। हमारा नारा हम दो और हमारे दो का ग्रोथ नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग हमारे साथ में पूरे देश की तरक्की हो और मैक्सिमम लोग हमारे साथ में ग्रोथ करें, किन्हीं दो लोगों की ग्रोथ को हिंदुस्तान की ग्रोथ ना माना जाए। जी, और आपका हमारे यहाँ पर जितने भी NRIs हैं, खासकर हमारा जो चैनल है वो अमेरिका और कनाडा में ही ज़्यादा देखा जाता है। तो अमेरिका और कनाडा के दर्शकों के लिए आपका जाने से पहले क्या संदेश है, ज़रूर दीजिए। क्योंकि मैं ये भी एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जब हम यहाँ, हमारे पास फ़ोन यहाँ पड़ा है, तो जब हम कॉल्स लेते हैं कि आप किस पार्टी को पसंद करते हो, न्यूयॉर्क से लेके LA तक, शिकागो, टेक्सास, वैंकूवर, टोरंटो, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, ज़्यादा जो कॉल्स आती हैं वो आम आदमी पार्टी के लिए आती हैं। लेकिन अब मैंने देखा है कि रिसेंटली कांग्रेस बड़ी तेज़ी से अमेरिका में, वहाँ सैम पेट्रोडा जी बहुत एक्टिव हुए हैं, राहुल गांधी जी भी आए, बड़ा कुछ वहाँ अमेरिका में हुआ। यहाँ जगदीप साचा साहब बड़ी एक्टिवली लीड कर रहे हैं, अब यहाँ बड़ा कुछ एक्टिव मुहिम छेड़ी है, इनकी मीटिंग्स हो रही हैं, चरणजीत साहब, कई लोग अब जुड़ गए हैं।
सो अब कांग्रेस मुझे अमेरिका और कनाडा में थोड़ी उठती नज़र आ रही है, लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी का यहाँ अमेरिका और कनाडा में बड़ा दबदबा है। तो जो दर्शक आपको देख रहे हैं यहाँ अमेरिका कनाडा में, कांग्रेस के साथ क्यों जुड़े, क्या कहना है आपका, क्या संदेश है, वो ज़रूर दे दीजिए बिफोर आई लेट यू गो प्लीज़ सर। मैं आपको बताऊं कि हमारे सैम पित्रोदा साहब हैं, हमारे जगदीप साचा साहब हैं, हमारे ये सब लोग हमारे जो हैं सिरमौर हैं इस हिंदुस्तान के। आज की डेट में सैम पित्रोदा साहब के नाम पे कितने पेटेंट हैं वो आप बताइए, देखिए ना। तो ये सब लोग हमारे आगू लोग हैं, इन आगुओं के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। और मेरा तो यहाँ के लोगों से एक ही अनुरोध है कि भाई लोगों, मेरा आपसे एक विनम्र अनुरोध है, आप पढ़े लिखे लोग हो, आप हिंदुस्तान के बाहर, आप हमारे एम्बेसडर हो, आप लोग अपने आंख नाक कान खोल करके हिंदुस्तान को देखो। हिंदुस्तान को विदेशी आंखों से मत देखो, हिंदुस्तान को अमेरिका या कनाडा की आंख से मत देखो, हिंदुस्तान को हिंदुस्तानियों की आंख से देखो। हिंदुस्तान में अतीत की नींव पर ही भविष्य का निर्माण संभव है, और अतीत की नींव पर भविष्य का निर्माण सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। कांग्रेस ने 176 करोड़ का जो 1952 का बजट था, उस बजट को 44 लाख करोड़ का करके भारतीय जनता पार्टी को सौंपा था। जो हिंदुस्तान में जब हम आजाद हुए थे तो हमारा डेफिसिट जो था जीडीपी -4% से के आसपास में शुरू हुआ था, आपके सामने है। और आज की डेट में हमने 176 करोड़ रुपए के बजट में आईआईटी बनाए, एम्स बनाए, भाखड़ा नंगल डैम बनाया, हमने रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए, हमने एक पाकिस्तान के 2 पाकिस्तान किए, हमने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, पीएसयू बनाए, हमने वो जो बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, आज की डेट में यही लोग बैंक बेच दे रहे हैं, सारे पीएसयू भारतीय जनता पार्टी वाले बेच दे रहे हैं। हमने कोऑपरेटिव बैंक बनाए जो महाजनों से किसानों को कर्जे की मुक्ति कराई, हमने दुग्ध क्रांति करी, हमने हरित क्रांति करी, हमने जो है पंचायती राज सिस्टम किया, डिजिटल क्रांति हम लोगों ने करी, राइट टू इंफॉर्मेशन हमने दिया, राइट टू फूड हमने दिया, राइट टू एजुकेशन हमने दिया, हमने मनरेगा जैसी योजनाएं दी, हमने इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए जो जनधन खाते की ये बात करते हैं वो उसकी शुरुआत हम लोगों ने फाइनेंशियल इंक्लूजन से की। जो क्या नाम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर था वो हमारे समय से शुरू हुआ। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की एक भी सिग्नेचर स्कीम नहीं है, और इसमें हम लोगों को राइट टू इंफॉर्मेशन अगर हमने नहीं दिया होता तो भ्रष्टाचार कैसे पकड़ा गया होता। हमने तो अपने भी पकड़े, सामने वालों के भी पकड़े। तो आज की डेट में मेरा यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो आत्मावलोकन भी करती है, आत्मालोचना भी करती है, आत्मानुशंसा भी करती है, और अतीत के निर्माण पर, अतीत की नींव पर भविष्य का निर्माण भी करती है। तो आइए हमारे साथ जुड़िए, सैम सर जैसे लोगों के साथ जुड़िए, जो भविष्य के एक विजनरी लोग हैं, राहुल गांधी जी के साथ जुड़िए, जो आज की डेट में भविष्य को देखते हैं, आज की डेट में भविष्य का निर्माण करने की क्षमता रखते हैं, जो हिंदुस्तान को ही नहीं पूरे देश को और नहीं पूरी दुनिया को भी नेतृत्व देने की क्षमता रखते हैं, जो बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के बोलते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये जो वर्सटाइलिटी है हमारे में, अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता वाली जो बात है, ये सिर्फ कांग्रेस में है। तो आइए कांग्रेस के साथ चलते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र राजपूत जी, आज आपने अपना समय निकाला। आने वाले समय में आपके साथ बातचीत जारी रहेगी, कई मुद्दों पर आपने विस्तार से जानकारी दी। इसके लिए हम वाई मीडिया ग्रुप की तरफ से, हमारे सारे यहाँ अमेरिका कनाडा के सारे दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, यू टेक केयर। बहुत शुक्रिया सर, आपके चैनल को बहुत बधाइयाँ, बहुत शुक्रिया, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। कहते हैं ना, तेरा मगनून हूँ, तूने सिखाया याराना, तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। उम्मीद करते हैं कि आपने आज का हमारा कार्यक्रम जरूर पसंद किया होगा। युद्धवीर जायसवाल को यहीं इजाजत दें, आप इसी तरह जुड़े रहिए वाई मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म के साथ। हम दोबारा बता दें, वाई मीडिया चैनल वाई, रॉजर्स 857, बेल 828, टेलस 2418, इग्नाइट 707 पर। इसके अलावा मिडवीक न्यूज़पेपर शहर में पहुंच चुका है, अब तो शहर का इकलौता इंग्लिश फ्री न्यूज़पेपर है। आप ज़रूर मिडवीक न्यूज़पेपर की कॉपी लेकर पढ़ें। रेडियो वाई आपके लिए 24/7 हाजिर है, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स y.media। स्क्रीन पर मैं अपना फ़ोन नंबर एक बार फिर ज़रूर दे दूं, वाई मीडिया के साथ कोई भी जानकारी आपने शेयर करनी है, 416-475-5000, 416-475-5000। होप यू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द टाइम। स्टे ट्यून्ड विद वाई मीडिया। थैंक यू। Hi, this is Priyanka Chopra and you're watching Channel Y. The biggest South Asian media group, Y Media. Y Media
Group, established in 2001, is a media company with a 360-degree approach in reaching our audience over 5 platforms: television, radio, newspaper, online news portal, and mobile app. Y Media has newspaper, midweek, radio, South Asian Pulse. Hi, I'm Amitabh Bachchan, and you're listening to South Asian Pulse. Hi, this is Amir Khan, and you're listening to South Asian Pulse. All English 24/7 television network and Y Media Plus. You are watching Channel Y. Channel Y. Prime Minister, welcome. It's a pleasure to be here. It's a pleasure to be back. Y Media is the official media partner for TIFF 2022. It's so exciting to be here. Is an exclusive show all about the Toronto International Auto Show. So Cam's going to tell us more about the amazing vehicle behind us. Right now you can see the DeVal 16. Hi, I'm Ria Khan, and on behalf of Y Media, welcome to Channel Y. Y Media Group welcomes you to Channel Y once again. चैनल वाई के एंटरटेनमेंट स्पेशल में जहां पे SouthAsianDaily.com, the biggest South Asian media group. Y Media.